का सदुपयोग अपने अर्थोपार्जन में और धन का सदुपयोग अर्थोपार्जन में, अपने परिवार चलाने में और सामाजिक गतिविधि को चलाने के अर्थ में। तो जो भी स्नेह और ये देखो, हम देश भर में आज इतने सालों से शिविर कर रहे हैं, हम लगभग कहीं भी शिविर करते हैं, लास्ट में शिविर का पूरा खर्चा बोर्ड पे ला देते हैं। शिविर कैसे चलते रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो लगभग पूरा खर्चा हेड वाइज आ जाता है। कुक को इतना दिया, सिलेंडर इतने का लगा, सब्जी इतने की आई, सब इतने का आया, लास्ट में सबका पार्टिसिपेशन आ गया। ये पहला शिविर है जिसमें सबसे एडवांस लिया गया। एडवांस लेने का बड़ा कारण है कि लोग जिम्मेदारी से रजिस्टर नहीं करते। आया, बटन दबा दिया, उसके बाद भूल गए। हम 200 की तैयारी कर, अभी दिल्ली में हमने शिविर किया, 370 या 360 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। इतना रजिस्ट्रेशन देख के फिर हमने 2 शिविर तय किए और फाइनली पहले शिविर में 100 लोग आए, दूसरे में 60 लोग आए, जबकि दोनों एक में हो सकते थे। तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके आने को, आपकी सूचना को लेके हमको कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। एक चीज़ की, एक दिन 100 लोगों की बारात आती है तो आप कितना टेंशन में रहते हैं। यहाँ 180 लोग 7 दिन रहते हैं, ये 7 दिन की बारात है। हाँ, बारात ही तो है, ज्ञान से शादी होती है, सब दूल्हे हैं। तो इसका अर्थ है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में यदि हमारे पास डाटा क्लियर नहीं होगा, तो भैया इस बार ये किया गया कि नई जगह है, हमको पता नहीं है, मैं भी गोविंद भाई से पहली बार मिला हूँ, तो भैया ये केओस नहीं हो, तो जो रजिस्टर करेगा वो कंफर्म आएगा। तो इस बार ऐसा सोच के रजिस्ट्रेशन किया गया। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बढ़िया है, नहीं तो ना। अच्छा, हम लोग क्या भैया, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो नौकरी करते थे उसका पैसा नहीं ले पाए, हमको इतना संकोच है। तो लोग आ जाते हैं, फिर वो एक बार अनाउंसमेंट करनी पड़ती है और लास्ट तक आदमी पैसा जमा करता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमको भी ठीक नहीं लगता है बोलने में। तो मैं ये कहना, ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी बात मैं ये कह रहा हूँ ताकि आपको भी ये पता चले कि ये शिविर कैसे चलते हैं। फिर जितना अमाउंट कम पड़ता है वो सभा में सबको वो सामने आ ही जाता है। जिसको लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो कंट्रीब्यूट कर देता है। ऐसे करके ये शिविर आज तक चलेगा। ये पहली बार ये किया गया कि भैया ये थोड़ी सी व्यवस्थाएं रोज इतना दिमाग इनमें ना लगाना पड़े, सिस्टम बन जाए। तो उसके हिसाब से ये शिविर ऐसा प्लान हुआ और ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। अब इसमें यदि किसी, अब ये तो बात ठीक है कि नेचुरल 300 में नहीं होना है सारी व्यवस्थाएं। तो यदि जिनको लगता है कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करने की स्थिति है, वो आराम से दिल खोल के करें और जो आएगा उसको भी बोर्ड पे ला दिया जाएगा। तो कल मेरी आप सबसे जो व्यवस्था में लगे हैं हमारे सभी भाई, सुरेश भाई जी और बाकी लोग, कि आप जो भी खर्चा है उसको बोर्ड पे एक मोटा खर्चा ला दें। भविष्य में हम कितने में 300 में चला पाएंगे कि कितने में चला पाएंगे अभी मुझको पता नहीं है, लेकिन ये खर्चा, शिविर का खर्चा गोविंद भाई के ऊपर पड़े ऐसा हम चाहेंगे क्या? ये तो हम नहीं चाहते। वो इसमें से कुछ कमाएंगे नहीं, ये उनकी तरफ से कमिटमेंट है। शिविर से हम कोई भी कमाएगा नहीं, ये बहुत ट्रांसपेरेंट कमिटमेंट है। तो ये शिविर मिला के हम सब लोग चलाएं और अगले शिविर के लिए कैसे हम सब लोग और मिलके आगे बढ़ेंगे, तो सब कुछ खुला है। यहाँ ऑर्गेनाइजर अलग है, पार्टिसिपेंट अलग है, ऐसा नहीं है। हम सभी मिलके ऑर्गेनाइजर ऐसा चले। सॉरी, ठीक है। तो आपने मोहक भाई को देख लिया, आप उनको संपर्क कर लेंगे। तीसरी और आखिरी सूचना, बार बार मुझे पूछा जा रहा है नेक्स्ट अध्ययन बिंदु कब है, अलग अलग लोग पूछते हैं। तो आज एक मेरे मन में उस बारे में बात करने की ये है। देखिए, एक अध्ययन बिंदु हापुड़ में 1 से 9 या 2 से 9 मार्च ऑलरेडी प्लान्ड है। मार्च 2 से 9 मार्च। तो यदि आप सबको वो सूट करता है तो अलग से प्लान ना करें, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि फिर प्लान करें, क्योंकि यदि भाई दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है, कितने लोगों को दिल्ली शूट कर जाएगा? दिल्ली आने का शूट करेगा। दिल्ली कितने लोगों को 1 से 9 मार्च शूट कर जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि यहीं करें तो ठीक है? अभी हाथ खड़े कर रहे हो, नहीं दिखे तो नहीं भी आओगे तो भी 5000 रुपये भेजोगे। तो देखते चलेगा है, हमको वाशी भी चलेगा। आपके घर में करेंगे? हाँ, घर में ही आ रहे हो, आपके घर ही आ जाते हैं।
बात तो समझाइएगा। तो जिनको दिल्ली सूट करता, देखो मेरे ये भी कहना है, जैसे कुछ लोग यहाँ आए, हमने यहाँ का वातावरण देखा, लोगों को देखा, जैसे जब आप दिल्ली आओगे तो आपको एक नई तरह के लोग और एक नई एम्बियंस और एक नया वातावरण भी मिलेगा। तो सभी जगह जाके शिविर करें, इसमें भी एक अच्छा हमको एक और क्वालिटी और एक वैरायटी दिखाई देती है। तो जिनको दिल्ली शूट करे वो दिल्ली आ जाना, ठीक है। फिर यहाँ भी हम कोई डेट देख के प्लान कर सकते हैं, उसी टाइम पे परिचय शिविर भी साथ में है। हाँ, ये एक अच्छा रहता है, क्योंकि जिसको भी आप बोलते हो कि परिचय शिविर में चलो, वो बोलता है तुम चलोगे तो चलूँगा, ऐसा नॉर्मली होता है। तो यदि आप दिल्ली के लिए अध्ययन शिविर में आते हैं, अध्ययन बिंदु में आते हैं, और आपके साथ 5 लोग और परिचय शिविर के लिए आते हैं, तो आप दो शिविर एक साथ चलेंगे पैरेलल, आप दोनों शिविर में रह सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट भी है, ठीक। और फिर यदि हमको ज़्यादा लोग को लगता है कि हम यही करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी फिर हम सोचेंगे, क्योंकि गोविंद भाई का तो मन है ही है कि यहाँ शिविर चले। श्री राम भाई भी कल अभी गए थे तो बात कर रहे थे कि यहाँ पे वो एक शिविर कोई डेट में वो गोविंद भाई से, सुरेश भाई से बात कर लेंगे। तो धीरे धीरे एक क्रम बन जाएगा कि यहाँ कुछ शिविर होते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसको देख लें। सुरेश भाई इतना ठीक है? और कुछ अजय भाई कुछ कहना है? एक प्रस्ताव है कुछ परमाणु लोगों को इंटरेस्ट है तो 2 तरह से हो सकता है। एक तो 9 से 10 में है ना, कुछ पीपीटी है, तो वो जो बहुत सारे है ना साइंस वाले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं परमाणु को लेकर, क्या तो मैं कहता हूँ कि परमाणु को लेकर अब ज़्यादा डिटेल में अध्ययन बिंदु शिविर में जाए। हाँ, बेस्ट तो वही है। अभी नहीं जाए, अभी आपका क्या बहुत सारा फिर आपस में उलझे। हाँ, ये भी ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी की ओर जाएं। ये एकदम से बहुत सारा खा लेंगे और पचेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हमने भी इतने साल से पचा के देखा है और हजारों लोगों को और भी देखा। तो कृपया करके हम ज़्यादा गहराई की ओर जब जाने की इच्छा रखते हैं तो अध्ययन शिविर में चलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ये क्रम अब हमने दिल्ली में डिज़ाइन किया तो 12 बुक्स को हम 3 साल में पूरा कर रहे हैं। हर 2 महीने 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन तो लेते जाएंगे। फिर अपने घर परिवार में आएंगे, जॉब में आएंगे, जिएंगे, फिर कुछ नया कंटेंट आएगा, तो धीरे धीरे हम चलेंगे तो बचेगा। वो एक ऑप्शन है, 3 महीने एक साथ वाला ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अभी जितना कंटेंट आपके पास आ रहा है, रात को चर्चा में अजय भाई के साथ में उस कंटेंट को बचाने का काम करें। बढ़िया। दूसरा मतलब सभी लोगों से, जैसे एक तो एक निर्णय है अध्ययन बिंदु, ऑनलाइन कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, है ना। ऑफलाइन का वो सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ऑनलाइन भी 1 घंटे बने रहना है। तो सुरेश भैया अपन एक वो मैकेनिज्म तय करें। कई लोग पूछ रहे थे भैया कंटिन्यूटी कैसे आए, तो जिन लोगों को जुड़ना है, बाकी के और भी जो ऑनलाइन चल रहा है उसकी भी सूचना उसमें आ जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि रफली 1 घंटा सबको रोज देना है ऑन एवरेज, तो ही धीरे धीरे गति आएगी। ठीक है सुरेश भैया? तो सुरेश भैया उसको लीड करेंगे, 1-2 लोगों की और टीम साथ में रहेगी, है ना। हाँ, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे में। बढ़िया। हाँ, रहेगा, ठीक रहेगा। देखो, परिचय शिविर एक ब्रॉड बर्ड व्यू आता है। परिचय शिविर में इतने लोगों के एंगल आते हैं, उसमें हमको चीज़ों को समराइज करने में मदद मिलती है। अब जैसे अध्ययन बिंदु और बुक्स में जाते जाएंगे तो कंटेंट की गहराई में जाते जाएंगे। परिचय शिविर तो ऐसा है कि साल में 1-2 सबके लिए हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यदि आपकी और परिचय शिविर में आप आते हैं और आपकी अच्छी स्थिति है तो आप पुराने लोगों के साथ जब रात को गोष्ठी में बैठते हैं तो उनके साथ आपको सहयोग देने समय भी आपकी गति होती है। कि अभी जो काम अजय भाई कर रहे हैं या और हमारे कुछ पुराने मित्र कर रहे होंगे तो हमेशा अच्छा है। लेकिन फाइनली अभी ये कंक्लूड फाइनली नहीं हुआ कि यहाँ अध्ययन बिंदु शिविर करना है कि नहीं करना है। करना है, करना है तो फिर कोई एक डेट सोच के बताएं जिसमें कि अधिकतम लोगों की उसमें रजिस्ट्रेशन अभी होगा डिपॉजिट सहित। ठीक है। हाँ, देखो जब हम अपना इतना टाइम कमिट करते हैं, इतना सब आजू बाजू करके, इतना बड़ा संस्थान आपके लिए कमिट किया जाएगा, या फिर इस संस्थान की भी अपनी एक वो है जो आज तक एक मोटे रूप में कहें तो कमर्शियल जगह है, वो हमको सोशली उपलब्ध हो रही है, वो अपने आप को कमिटमेंट करेगी और हमारा कमिटमेंट लूज होगा तो ये नहीं चलेगा। यदि आपकी आवश्यकता है तो उसको प्लान करें। तो कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ करें? ठीक, तो अच्छा एक मैं एक्सपेरिमेंट के लिए पूछ रहा हूँ
होली के समय नॉर्थ में तो 4-5 दिन एकदम गोल होता है, छुट्टी जैसा माहौल होता है। इधर भी ऐसा होता है? नहीं यहाँ होता। पे तो एक ही दिन का एक ही दिन होता है। तो फिर अब मार्च में लगभग तय कर ले कि मार्च लास्ट वीक, चलेगा। कितने लोगों को मार्च लास्ट वीक चलेगा? गोविंद भाई को चलेगा? चलेगा। तो मार्च लास्ट वीक यदि हम प्लान करें तो सुरेश भाई मार्च लास्ट वीक प्लस माइनस देख के, इसमें एक आध छुट्टी भी शायद पड़ रही है, तो वो देख के फिर कुछ हम सोच सकते हैं। तो शाम तक हम इसको लॉक करेंगे और कल ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बढ़िया, जोरदार तालियां। देखो कितने लोग ये कह सकते हैं कि जितनी अपेक्षा लेके आए थे अभी भी उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक हो गया? मेरा विनम्र निवेदन बोलिए कि आपके लिए सलाह बोलिए, सब कुछ मिला के इतना ही है, कंटिन्यूटी कैसे बनाए। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बदलाव कितनी कम कीमत पे आ सकते हैं, 1000 करोड़ टेबल पे रख के वो बदलाव नहीं आएगा, है ना। पैसे की तो जिंदा रहने का सामान तो जीने के काम आता ही नहीं है। तो जिन चीज़ों को हम जिंदगी में बहुत बड़ा मान रहे थे, जिंदगी के सामने उसकी वैल्यू नहीं है। जिंदगी के सामने क्या चीज़ की वैल्यू है, क्या बदलता है, वो हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें आपकी तरफ से सिंसियरिटी लगती है। आपको एक दर्शन में बढ़िया सूत्र है, हर व्यक्ति के लिए अपनी जागृति को सुनिश्चित ना करना भी अपराध है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके साथ के 100 लोगों के लिए दरवाजा खुल जाता है। आप नहीं चलते हैं तो आपके साथ के 100 लोगों के लिए दरवाजा बंद है। तो इसलिए हम सबका अपनी गति को सुनिश्चित करना, और यदि 1 साल बाद जब आपसे दोबारा मिलते हैं तो आप जब बताते हैं कि आपके में ये बदलाव, आपकी फैमिली में ये बदल गया, उसको देख के समाज को भरोसा होता है कि जिया जा सकता है। आज जो ये पीढ़ी है ये गलत नहीं है। आज यदि बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं या तमाम समस्याएं शादी में उनको दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यदि उनको ऐसे समाज में पैर जीते हुए दिखाई देंगे तो उनको क्यों कोई ऐसा सोचेगा। तो ये सारी बातें, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति, और जब एक परिवार में क्लेश होता है, लोगों के संबंध टूटते हैं, उस समय उस पीड़ा को उनसे पूछ के देखो क्या होता है। ये कम ज़्यादा हम सबको पता है। तो कैसे हमारे परिवार, हमारे घर और हमको भरोसा हो जाए कि अब जिंदगी मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आपकी सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। रोज ऑल्टरनेट डेज में 1 घंटा कम से कम, और हर 2 महीने में 7 दिन का एक शेड्यूल पूरा बनाएं। किसी को लगता है 3 महीने मेरे पास स्थिति है तो 3 महीने, है ना। तो जो भी अपने पास स्थितियाँ होंगी सबके लिए अलग अलग डिज़ाइन बनाने की कोशिश हमने भी की है ना। उसमें जो भी फिट होगा देखिए। बढ़िया, चलिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो जीवन है उसको सूक्ष्म शरीर बोल रहे हैं, ये हार्ड मास को स्थूल शरीर बोल रहे हैं। और कुछ रेड एनवलप का मतलब है, रेड एनवलप का मतलब है, देखो अब तक हम ये बोलते थे, जो शुरू में शिविर मैंने शुरू किया था, कि भाई आत्मा इस देश के लिए नई चीज नहीं है। ये तो पहले से भी क्लियरली बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा मरता नहीं है, कटता नहीं है, फटता नहीं है, जलता नहीं है, यहाँ तक तो ठीक ही है। अब ये आत्मा किधर है? ये आत्मा मेरे शरीर में कहाँ है? यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं कैसे समझूँ? ये दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं खुलता। अभी कैसे खुल गया? अभी जब ये पहचान पाए कि ये बेसिकली जिसको हम शरीर को चलाने वाली कोई चीज आत्मा के नाम से बोल रहे थे, आत्मा के नाम से जो कंटेंट था वो क्या था? बोले ईश्वर ही करुणावश जीव के हृदय में आत्मा के रूप में बैठ गया, ऐसा बोला। इसका मतलब ईश्वर का टुकड़ा होता है। अब यहाँ की गाड़ी फंस गई, ईश्वर का टुकड़ा हो नहीं सकता, वो अखंड है। अभी लॉजिक फंस गया। तो जो परंपरा ने लॉजिक दिया, मेरी परंपरा की कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन परंपरा में जो लॉजिक बताते हैं, बोले घड़े में जैसे चांद दिखाई देता है ऐसे होता है। बोले इसका मतलब होता नहीं है, चांद को तो परछाई होती है, इसका मतलब एक्चुअल वस्तु नहीं है। फिर लॉजिक फंस गया। तो कुल मिला के
अभी तक की धरती पे जो कुछ भी आध्यात्मिक धार्मिक मान्यताएं उपलब्ध हैं, खूब खंगाल के देख लीजिए। इस चीज का आंसर आपको मिले कि यार ये मैं नाम की चीज, जो आत्मा जिसके नाम से हम बोल रहे थे, ये वस्तु क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, चीज क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, ये शरीर में कहाँ रहता है, कैसे शरीर को चलाता है, और मैं मेरी अभी की जिंदगी में कैसे समझूं, और फाइनली इसका पर्पस क्या है। ये एंड टू एंड क्लैरिटी जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। शिविर में हमने कैसे किया, हमने कहाँ से शुरू किया, चलो भाई दोनों की आवश्यकताओं को समझेंगे। तो पता चला शरीर की आवश्यकता भौतिक वस्तु है, मेरी आवश्यकता भाव है। भाव समझने से पूरा होता है। भौतिक रासायनिक अवस्था शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी रचना है, इसलिए हम भोजन में कोशिकाएं ही खाते हैं। क्लियर हो गया? शरीर को कितना भी खिलाएं उससे मैं की आवश्यकता पूरी हो रही क्या, और मैं को कितना भी समझाएं उससे शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही क्या। इससे समझ में आया दो अलग अलग रियलिटी है, उसकी दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, उसकी दोनों की आवश्यकता को पूरा करने का तरीका ही अलग है। एक की आवश्यकता निश्चित है, एक की आवश्यकता निरंतर है। तो पहचान रहे हो, शरीर की कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है, मैं की कोई भी क्रिया निरंतरता से कम नहीं है। शरीर में भार है, मैं भारहीन हूं, ऐसे 25 अंतर हमने किए, जिसके आधार पे मैं आज और अभी ये महसूस करने लगा कि हाँ यार ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह से मैं बिना ध्यान दिए, बिना हाथ लगाए मेरे पैर को महसूस करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरा कंधा, हाँ, मेरी पीठ, हाँ, ये कौन महसूस कर रहा है, ये मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, ये किसको पता चल रहा है। एक छोटा बच्चा परिवार में पैदा होता है, यदि उसको कोई दूसरा ना बताए मेल फीमेल का अंतर, कपड़ों से भी डिफरेंशिएट ना कराएं, तो कितने साल तक एक बच्चे को पता नहीं चलता है कि वो मेल फीमेल क्या होता है। कितने साल तक? 4-5 साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 14-15 साल चलो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ना, वो आपके समय में होता होगा। आजकल तो ज्ञान काफी जल्दी हो जाता है। तो 4-5 साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको नहीं पता होता है स्त्री पुरुष का क्या मतलब होता है। इससे ये समझ में आया, जबकि 5 साल का बच्चा पूरी बात करता है, सारे क्वेश्चन पूछता है, सब जगह सारा बात करता है, इसका मतलब है कि वो शरीर होता तो उसका पैदा होते ही उसको शरीर का पता होता। उसको शरीर से कोई ज्यादा मतलब नहीं, उसको शरीर से इतना ही मतलब है कि मैं क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ। छोटे बच्चे को देखें तो वो तो अपने क्वेश्चन पूछने की तरफ जा रहा है। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पे, तो आवश्यकता से पहचाना, क्रिया से पहचाना, चाहत से पहचाना, फिर होने के स्वरूप में चर्चा किया। भाई फिर रहता कहाँ है, तो पता चला जीवन अपने आप में परमाणुिक स्वरूप में इच्छा गति से, इच्छा गति मतलब कितनी गति, अनलिमिटेड गति, कभी भी भौतिक माप में ना आने वाली गति, उस गति से शरीर के प्राण कोशिकाओं के बीच में से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली, तो बेसिकली मानव के शरीर के आकार का एक शरीर और, जिसको हम पुंजाकार नाम देते हैं, ये पुंजाकार स्वरूप में मैं शरीर को चलाता हूँ। ये आपने जो नाम दिया अल्टीमेटली इट्स वन परिकल्पना जी नहीं, रियलिटी, और नाम मैंने दे दिया, आदरणीय नागराज जी ने दिया, उन्होंने अनुभूत किया, और अब आप उसको देख लो चेक करके है कि नहीं। तो ये बहुत क्लियरली कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है ये परिकल्पना नहीं है, ये कल्पना से नहीं निकला है, रियलिटी को आमने सामने देखा गया और उसको भाषा दिया गया। अब आपको चेक करके देखना है कि रियलिटी ऐसा है कि नहीं। रियलिटी ना मेरी है, ना आपकी है, ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना नागराज जी की है। रियलिटी जैसी है वो एक ही है, जैसी होगी आपको भी दिख जाएगी। तो उसके लिए हम मेहनत करें। तो पता चला कि पुंजाकार स्वरूप में मैं शरीर के साथ बना हुआ हूँ। अब मेरे को यदि मैं फील करूँगा, यदि मैं ध्यान दूंगा, शरीर पे ध्यान देता हूँ तो शरीर दिखाई देने लगता है, शरीर में भार है, ये फील होता है कि नहीं, है ना। मैं स्वयं पे ध्यान देता हूँ तो मुझे पता चलेगा यार मुझ में तो भार नहीं है, आपको खुद ही पता चलेगा।
तो कितने कितने एंगल से हम स्वयं को महसूस कर सकते हैं। मन केवल सुख की तरह कलम जीवन क्रिया करेंगे तो काफी विस्तार से फिर उसमें और बहुत सारी बातें भी आ जाएंगी और हमको काफी कुछ भरोसा हो जाएगा। बढ़िया, आगे चलो जी। हाँ भैया को निकलना है, इनकी 2 मिनट पहले शेयरिंग करा दें फिर इनको विदाई करता। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी। ये मेरी पहली सी विनोद पटेल मेरा नाम है। मैं नीचे करिए। विनोद पटेल मेरा नाम है, मैं अहमदाबाद से हूँ और हम अहमदाबाद में 3-4 स्कूल चला रहे हैं। स्कूल में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, कमल जी भी हमारे साथ हैं। पहली शिविर होने के बाद, ये पहली शिविर है, फिर पहली शिविर होने के बाद काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट यही क्लियर हो गया कि हम सबके लिए करते हैं, परिवार में जो ये बच्चे हैं, पत्नी हैं, सबके लिए करते हैं। तो क्लैरिटी ये आ गई कि नहीं, जो भी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, तो एक क्लैरिटी ये आ गई। दूसरा, ये शरीर और मैं वाला जो कंसेप्ट था, बातें तो बहुत सुनी हमने, शास्त्रों में भी सीखी हुई है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, अष्टावक्र है, पर क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे उसको सेट होता है। पर आज भैया ने जो समझाया वो बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैं समझता हूँ कि इसके बाद दूसरी शिविर हम करेंगे ही करेंगे। और मेरा एक विचार ये है कि 5th-6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड जो बच्चे हैं उनको एक सिलेबस के हिसाब से डाला जाए। वीक में जैसे हमारा कंप्यूटर का पीरियड होता है, पीटी का पीरियड होता है, ऐसा 1 या 2 पीरियड वीक में करके 6 ऑनवर्ड टू 12th ऑनवर्ड एक बुक्स बनी जाए और उसको रेगुलर वे में जो अगर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हमारी उम्र के हम तमाम लोग तुरंत एक्शन प्रोग्राम में जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि उसको पढ़ाने वाले आदमी में दम नहीं होगा तो ये बच्चे उसी से बोर होने वाले हैं। एग्री। तो इसमें बुक काम आएगी कि आदमी काम आएगा? आदमी काम आएगा। तो आदमी को तैयार करने का सोचिए। Yes. नहीं तो आप ले जाइए बुक्स, दिल्ली गवर्नमेंट की सारी बुक्स रेडी हैं, आप उनको ले जाइए। जब व्यक्ति को इसी कंटेंट को कोई ऐसा पढ़ाएगा कि आप भाग जाओगे। नहीं, बात सही। दर्शन को आदमी 12 घंटे रोज पढ़ेगा, जो बिल्कुल सामान्य घर गृहस्थी चलाता हुआ आता है, तो इसका मतलब दर्शन कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ढोलक नहीं, मजीरा नहीं, गाना नहीं, चुटकुला नहीं, तो भी मजा आया, तो भी मजा आता है। तो इसका मतलब है भैया, आदमी की महिमा समझो। आदमी को बाईपास करके कंप्यूटर पढ़ा देगा, बुक पढ़ा देगी, ये नहीं हुआ। और आचरण तो बिना उसके हो नहीं सकता। कोई नहीं। हाँ, इसलिए एक पहले टीम बनानी तो पड़ेगी। थोड़ा सा अपनी गति भी Yes, बढ़ाओ। yes, थोड़ा सा बात, आप लोगों का बड़ा सामाजिक क्षेत्र है, क्लियर। सामाजिक परिवेश में शिविर ऑर्गेनाइज करो। जहाँ लोग जा रहे हैं, शिविरों में लोगों की संख्या बढ़ाओ, अध्ययन की गति बढ़ाओ। उनमें से कोई जरूर निकलेगा, है ना, जो कंटेंट को ठीक से दे पाएगा। थैंक यू। मुंबई में मैं पहली बार शायद 2008-9 के आसपास कभी आया। सोमैया सोमैया इंस्टीट्यूट है मुंबई में। सोमैया जी का बड़ा मन लग गया जीवन विद्या में। शांतिलाल सोमैया जी अब तो नहीं रहे। शांतिलाल सोमैया जी का बड़ा थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति थे, थोड़ा धार्मिक व्यक्ति थे। वो अपने कॉलेज कैंपस में लगातार स्पिरिचुअल स्पीकर्स को बुलाते ही रहते। जब हम उनके यहाँ गए तो हमको पता चला कि उनके यहाँ के पूरे बच्चे सब कुछ स्पीकर, जो भी स्पिरिचुअल स्पीकर आता है उसके लिए वोटिंग करते थे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा बता दूं, लेकिन सामने वाले को तो पहुंच नहीं रहा। तो हमको वहां पे रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। बच्चों के, मतलब कॉलेज के बच्चे हैं, उनको नहीं सुनने का मन है, तो हम बच्चों के सामने प्रवचन कराए जाएं और कुछ लोगों को लाके हमेशा खड़ा करते रहें, इससे बल्कि उल्टा रिएक्शन आता है। यदि आदमी की क्वालिटी नहीं है, इस काम को अब मत हाथ लगाइए। घरों में हम माँ बाप पिट गए, बच्चे माँ बाप को नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे, जबकि हमको यार उनको कुछ ठीक ही बता रहे होंगे। ये एग्जाम्पल है अपने आप में। जब हम अपने घरों में नहीं चले हैं, स्कूल में आप क्या चला रहे? बात तो सही है आपकी। बात तो नहीं, बात ही सही है। बात ही सही है। तो नहीं है, बात सही है। इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, देखो आज अब तो समझ में आ गया, जो करना है आपके सुखी होने के लिए करना है। बिल्कुल।
तो आपके विद्यालय में आप कमल मंगल जी, आप लोग चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव हो, तो भैया पहले बोलते थे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है, अब अपने जिए बिना स्वर्ग नहीं है। समझेंगे, जिएंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। पैसे से ये काम नहीं होने वाला, ताकत से, ये पद की ताकत से ये काम नहीं होने वाला, ये काम समझ की ताकत से ही होने वाला। ये भी क्लियर, उसके लिए रास्ता बनाइए। पक्का। थैंक यू। हाँ जी, खूब धन्यवाद आप सभी के आने के लिए। ठीक है बहन जी, भैया नमस्कार, थैंक यू, मिलेंगे। हाँ जी, हम जो ये पुंज कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, वो ऑरा और सूक्ष्म शरीर हाँ। एक ही? तो शरीर, जीवन और शरीर के संयुक्त प्रभाव का नाम ऑरा है। ऑरा और सूक्ष्म शरीर डिफरेंट हुआ कि एक हुआ? एक ही बात, एक। हर चीज का ऑरा है। जैसे आप बाथरूम में नहाते समय, आप बाथरूम में नहाते समय फर्श के ऊपर पानी पड़ा रहता है, आप उसमें उंगली टिका दो, उंगली टिकाते ही उसके 1 सेंटीमीटर के आसपास का पानी पीछे हट जाता है। तो ध्यान दें, इसका मतलब ये उंगली का भी प्रभाव क्षेत्र है, ये भी उंगली का ऑरा है। पर इसका मतलब ये हुआ कि हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ है। उसके प्रभाव क्षेत्र का जो फिजिकल प्रभाव हमको आंकने में आता है, उसको हम ऑरा बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति की बात इतने लोग मानते हैं, ये उसका प्रभाव क्षेत्र है। एक व्यक्ति की बात घर के लोग नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन ये प्रभाव क्षेत्र कैसा है, ये दूसरे, ये फिजिकली विजिबल नहीं है। लेकिन ऑरा वो चीज है, अभी तो वो कौन सी फोटोग्राफी बोलते हैं, क्लियरट्रॉन, केरिलियन फोटोग्राफी, किलियन फोटोग्राफी, उसमें कोई पिक्चर आ जाती है, उसका कलर बैंड आता है, कलर बैंड के हिसाब से उसको क्या रोग हो सकता है, क्या उसकी हेल्थ हो सकती है, काफी कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक ही है, इसमें क्या बुरा है, तो खास बात है। अपने मतलब मध्यस्थ, ऐसे हमको ट्रेडिशनली हम लोग को के 7 शरीर है, 5 शरीर है, तो मध्यस्थ दर्शन में कितने शरीर है? कल शाम को बात करें जी। क्वेश्चन ये था कि ये 4 अवस्था है अस्तित्व में, तो जो मानव वाला पार्ट है उसमें 2 है, भ्रमित और जागृत। 2 नहीं है, ट्रांजिशन है। देखो आपके तो बात को, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। मानव के अलावा जितनी भी शेष इकाइयां हैं, उनकी पात्रता निश्चित है। इसलिए कौवा कौवा है, गाय गाय है। मानव में इकलौती चीज है जिसमें कि उसकी पात्रता विकसित होती है। पात्रता विकसित होने का मतलब है मूल ऊर्जा मन के लेवल से मिनिमम लेवल पे व्यक्त है। मूल ऊर्जा ही विचार से उससे अधिक व्यक्त है, वृत्ति चित्त से उससे अधिक व्यक्त है, और आत्मा से पूर्णतया व्यक्त है। इसका मतलब पूरी पात्रता का विकसित होना। तो बेसिकली मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में जब वो मिनिमम लेवल पे है, तो ऊर्जा मिनिमम व्यक्त हो रही है, इसलिए वो ऊर्जा केवल जिंदा रहने में काम आ रही है। पूरे एग्जिस्टेंस को समझ पाऊं और पूरे एग्जिस्टेंस के साथ में जी पाऊं, यही मानव में पात्रता विकास है। तो पात्रता विकास केवल मानव में होता है। तो ये जो दोनों स्टेट है, भ्रमित और जागृत, तो ये दोनों भी, ऐसा नहीं है कि पहले भ्रमित था और वो जागृत हुआ, पर जागृत और भ्रमित दोनों अवस्थाएं भी साथ में हमेशा से है। किसी प्लेनेट पे अब कल्पना करें, 50 साल पहले हमारे समाज में अधिकांश लोग अनपढ़ होते थे। 50, 60, 100। आज अधिकांश लोग पढ़े लिखे होते। अब क्या स्थिति हो गई? अब ये स्थिति हो गई कि बड़े, आइडियल स्थिति की बात करें, बड़े सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं और सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। फाइनली इस प्लेनेट की कभी यही स्थिति हो जाएगी, सारे बड़े लोग समझदार होंगे और उन परिवारों में पैदा होने वाले सारे बच्चे समझदारी के लिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जागृत है वो बनना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट नहीं है। जैसे बाय डिफॉल्ट 4 अवस्थाएं हैं, तो वैसे भ्रमित पार्ट भी बाय डिफॉल्ट है, पर उसको जागृत बनना पड़ता है।
हाँ, बिल्कुल वैसे ही छोटा बच्चा होता है, गिर जाता है, चलना नहीं आता है, एक दिन चलने लगता है, एक दिन कमाने लगता है, एक दिन समझदार हो जाता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट इवोल्यूशन। बढ़िया, आगे चलें। सर जब पूरा मानव जाति पूरा अगर इवॉल्व हो जाएगा तो फिर आगे जागृत मानव ही होगा। एक तो पक्का है कि जो जागृत हो गया वापस रिवर्स होकर अजागृत नहीं होगा, ये पक्का हो गया। और जो बच्चे पैदा होंगे वो जागृति के लिए ही आते हैं, वो जागृत होते रहेंगे। तो वो फिर बाय डिफॉल्ट में आ जाएगा, फिर अपने आप जागृत होगा। अपने आप अभी भी हम अपने आप अभी भी यदि कहें एक घर में बच्चा पैदा होता है, अब उसको अपने आप बोलोगे क्या बोलोगे? एक घर में बच्चा पैदा होता है, बोलना चलना सीखता है कि नहीं? तो अपने आप करता है कि बाय डिफॉल्ट होता है, क्या बोलेंगे? वो सीखना चाहता है, सिखाने वाला सिखाना चाहता है, इसलिए वो सीख जाता है। तो हर मानव समझना चाहता है और कोई समझाने वाला होता है तो इसलिए समझ जाता है। हाँ, तो उसमें वो पूर्ण है, 3 जो है वो अपने पूर्ण आचरण में पूर्ण है। हाँ, और मानव में 2 है, भ्रमित और मानव अपने आचरण में पूर्ण नहीं है, क्योंकि हाँ, समझ तो- में पूर्ण नहीं है। हाँ, तो वो क्यों, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। इवोल्यूशन, जैसे ये बोला, हाँ। यदि धरती 450 करोड़ साल में विकसित हुई, हाँ। तो पदार्थ अवस्था को विकसित होने में 150 करोड़ साल लगा। हाँ। पहली सेल क्रिएट होने में 150 साल लगा, 150 करोड़ साल लगा। ओके। पहला पशु आने में मान लो 100 करोड़ साल फिर और लगा। हाँ। तो इसका मतलब पदार्थ अवस्था पहले से ही रेडी थी कि पदार्थ अवस्था को भी विकसित होने में समय लगा? मतलब वो भी इवॉल्व हुए। वो भी इवॉल्व हुआ, प्राणावस्था भी इवॉल्व हुई, जीवावस्था भी इवॉल्व हुई, मानव भी इवॉल्व हुआ, मानव में जागृति भी इवॉल्व हो गई। मैं लोगों से पूछूंगा कि आपने भी पहले शिविर चलते हुए देखे, इस शिविर की क्वालिटी कैसी लगी? बहुत बढ़िया जी, है हमारे शिविर तो 2 दिन आगे चल रहा है। हाँ, आगे आ जाओ। तो वो एक समय में आदरणीय नागराज जी ने इसको गोविंद भाई हैं, आपकी जगह तपी हुई है। ये वाकई में, मैं पालीताना में शिविर किया, गंगोत्री में शिविर किया, वाकई में गंगोत्री और पालीताना के शिविरों का रिजल्ट अलग था। जब किसी शहर में किसी बिल्डिंग में करते हैं उसका रिजल्ट अलग आता है। तो जगह का कोई तो प्रभाव पड़ता है। जी, जैसे आपने अभी बोला कि इतने करोड़ सालों में इवॉल्व होके ये परिस्थिति यहाँ पे आई, तो एक टाइम में आदरणीय नागराज जी ने इसको जिस तरह से जांचा परखा एंड ये बाहर आया, तो आज हम यहाँ पे खड़े, कल जाके इसमें 5वीं अवस्था या ह्यूमन के ऊपर कुछ आ सकता है, ये भी एक संभव है। ये भी अच्छी बात, ये भी अच्छी बात। ये तो पॉसिबिलिटी इसको को नकार नहीं सकते ना कि बिल्कुल नहीं नकार सकते, इस पे चर्चा करेंगे। अब कहा ना, आपकी जितनी ताकत है क्वेश्चन बनाइए और बस बोर्ड पे लाते जाइए। हाँ, मतलब एक ही कितनी खुशहाली की बात है ना, कितनी खुशहाली की बात है। कोई एक मंच ये कहता है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन लाएं, जो कुछ कहा जा रहा है इसको आपको मानने की जरूरत नहीं है, और आप कहीं से भी क्वेश्चन लाएं, बात हो सकती है। तो कम से कम एक संवाद करके तो बनता है। तो ये खुशहाली है इस दर्शन का कि हम बात कर सकते हैं। जी, जो पशु शरीर में जो जीवन है वही विकास होके मानव शरीर में आ रहा है, ये बोलना सही है? मतलब वही अपग्रेड होके आ रहा है? नॉर्मली ऐसा मान सकते हो। मतलब पहले तो वही आया होगा, उसके बाद ही आया होगा, और सभी को पूर्णता की चाह है, सभी को। बट लॉजिक लगा रहे हैं तो ये गलत हो जा रहा है कि सभी लेट से आगे जाके जागृत हो जाए, तो पशु वाली अवस्था में जो जीवन है वो वहीं रुक जाएंगे कि वो भी अपग्रेड होते रहेंगे, और कब तक होंगे वो? अजय भाई इसमें अच्छा होता रात को बोलेंगे, रात को अजय भाई की चलेगी, सब बैठेगा, सब बैठेगा। देखो ये बिल्कुल वैसे ही है कि मिट्टी से पेड़ पौधे बनते हैं, तो क्या सारी मिट्टी पेड़ पौधे बन जाती है? सारा ही ऐसे ही है, इतना ही है बस। तो इससे यह समझ में आया कि सृष्टि में जो कुछ भी है, चींटी भी है, हाथी भी है। तो सृष्टि में जो कुछ भी है उसका आकार, आयतन, मास, गुण, धर्म सब कुछ व्यवस्था के अर्थ में है फाइनली। तो व्यवस्था के अर्थ में जितनी जैसी आवश्यकता है वैसा आवश्यकता बना रहता है।
शरीर छोड़ने के बाद जीवन को टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। उसके लिए 100 साल रुकना कि 4000 साल रुकना, यदि उसकी कोई स्थिति है तो उधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अभी शरीर की लिमिटेशन की वजह से भी आते हैं। उस व्यवस्था को जैसे जैसे पचाते जाएंगे चीजें सेट होती जाएंगी। एक बात तो ये पक्की है, एक सूत्र तो ये पक्का है, अस्तित्व को हमारी कल्पनाशीलता के अनुसार होना है कि हमारी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है। बस इसको टिकाया रखो। एक कॉर्नर, एक रेफरेंस सेट रहता है ना, तो फिर हम प्रयास करते हैं कि मैं इसको कैसे समझूं। नहीं तो मैं इसको डिनाई करने की, मेरे डिनाई करने से भी वो डिनाई तो हो नहीं रहा है ना, पशु ही है, केवल मेरे को जैसा है वैसा समझना ही तो है। तो मेरा लॉजिक फिर वैसा काम करना शुरू करेगा। जी तो भैया, जो हम ये देखते हैं कि कोई स्पीशीज नष्ट हो जाती है तो व्यवस्था में उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नष्ट हो जाती है। चलो आगे चलते। तो हम यहाँ आ गए थे कि जीवन की शरीर को चलाता है कैसे पहचाने, और यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आने वाली है। तो पहले इसको समझते हैं। तो जीवन ने पहचाना कि वो किस शरीर को चला सकता है। जीवन जब भी किसी शरीर को चलाएगा ब्रेन के थ्रू ही चलाएगा, इसलिए जब तक किसी शरीर में विकसित मस्तिष्क नहीं होगा, मस्तिष्क ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सुनते हैं। विकसित मस्तिष्क ठीक है ना। तो जब तक किसी शरीर में विकसित मस्तिष्क नहीं होगा तब तक जीवन उसको, मैं उसको नहीं चला सकता है, क्योंकि वो ब्रेन के थ्रू ही चलाएगा। एक बात, इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी विकसित मस्तिष्क होगा उसका स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है कि वो शब्द धातु से बना हुआ शरीर होता है। शब्द धातु मतलब ये आयुर्वेद का वो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है। हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, है ना, सुना है नहीं सुना? 7 चीजें होती हैं, वो 7 धातु बोलते हैं। उसमें नहीं भी बता रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। तीसरी चीज ये है कि यदि जीवन नाम की चीज होगी तो उसमें मानने की क्रिया होती है। जीवन नाम की कोई चीज होगी तो उसमें जीने की आशा होगी। जीने की आशा, जीने की आशा जब भी टूटती है तो वो भयभीत होता है। मानने की क्रिया है, इसलिए उसको कुछ सिखाया जा सकता है। अब ये 2 घटनाएं बिहेवियरल है। यदि मैं सामने किसी इकाई को कुछ सिखा सकता हूं तो इसका मतलब है उधर जीवन है। दूसरा, यदि वो भयभीत होता है मतलब उधर जीवन है। जीवन ही भयभीत होता है। ये एक समझने की बात है कि पूरे अस्तित्व में इकाई के रूप में जिनका आकार होता है वो जड़ इकाई है और वो चैतन्य इकाई है। जड़ इकाई अपने आप में सुखी दुखी नहीं होता है। सुखी दुखी होने वाली अस्तित्व में एकमात्र इकाई जीवन है, मैं हूं। क्योंकि जीवन एकमात्र इकाई है जो स्वयं में दृश्य भी है, जो स्वयं में दृष्टा भी है और जो स्वयं में भोक्ता भी है। ये भोक्ता की वजह से सुखी दुखी होता है। ये ध्यान में आ रहा? मन होने के कारण वो सुखी दुखी होता है। इधर मन नाम की चीज होती नहीं है जड़ परमाणु में, इसलिए वहां सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो पूरे अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई, समझने वाली एकमात्र इकाई वो मैं है, वो जीवन है। इसलिए उसको कुछ सिखाया जा सकता है, ये उसका मिनिमम क्वालिटी है। तो अब हम चेक करके देख सकते हैं क्या पदार्थ को कुछ सिखाया जा सकता है? नहीं। मेरा घर मेरे नाम से खुले, मेरा घर मेरे को देख लेता है और मेरे नाम से दरवाजा खोल देता है। अच्छा, वो मानव ने किया, मानव ने अपना मेमोरी और लॉजिक डाल दिया। वह धंधे की बात आ गई तो बोल दिए।
नंबर डाल दे भाई। मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभी ये सारा ही काम ऑटोमेशन हो जाएगा, ये मानव कुछ करेगा कि नहीं करेगा? फिर ये जिम जाके पसीना निकालेगा। अरे यार कार के शीशे उतार लिए होते। मैं वहां गया था, वो मुंबई के पास में जगह है ना, वो वापी, वहाँ एक फैक्ट्री है जहाँ वो हार्ट के और घुटने के मेरी उनके यहाँ मैंने एक वर्कशॉप किया था। तो उनका ऑडिटोरियम था, कुछ टीचर उनके थे, कुछ टीचर बाहर के थे। फिर रात को उन्होंने मेरे को अपने गेस्ट हाउस में ठहराया। वो 7 स्टार गेस्ट हाउस है ना, वो अंदर जाके ऐसा लगता है कि आप अमेरिका में ही आ गए। ठीक, मतलब थोड़ा सा अलग एम्बियंस। जो सुबह उठ के जब मैं पेट खाली करने गया, उस स्पॉट पे बैठ के लग रहा था मैं हेलीकॉप्टर चलाने के लिए बैठा। उसमें इतने बटन थे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हेलीकॉप्टर की सीट पे बैठ गया। अरे यार तुम्हारे सारे बटन में कोई ताकत नहीं है कि ये पेट खाली करा दे। हाथ अंदर डाल के निकाल। तुम डायमंड लगा लो उस पे, है ना, गोल्ड की सीट लगा लो, उतार के दिखा दे तो बता। तो काम जितना यार उतना ही किया जाए, वो बहुत टेंशन है उसमें। आजकल डायरेक्ट खुलने वाले भी आए, वो देखेंगे डायरेक्ट सीट खुल जाता है। जिसने पहली बार देखा वो तो डर जाता है कि कोई है। तो ये भी सोचना होगा कि हम ऑटोमेशन कितना और क्यों जरूरी है। आप धंधे की बात आगे तो उसके बाद में बात करेंगे। वो शिविर के बाद चलिए कहाँ पहुंच गए? तो पदार्थ को हम कुछ सिखा नहीं सकते, पदार्थ भयभीत नहीं होता, पदार्थ सब धातु से नहीं बना, पदार्थ में विकसित मस्तिष्क नहीं है, इसलिए पदार्थ को कोई जीवन नहीं चला सकता। खत्म। अब पेड़ पौधे में आ जाते हैं। पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क है? नहीं है। पेड़ पौधे का शरीर सब धातु से बना है? नहीं है। पेड़ पौधे को सिखाया जा सकता है? मैं सिखा दूं, रामलाल आएगा तो एक टहनी मार दूं। आई एम ग्रूट। मेरे घर में पीपल का पेड़ है और मेरे रामलाल ठीक नहीं लगता। जब जब रामलाल निकले एक टहनी मार देना। ऐसा नहीं हो सकता। और पेड़ पौधा भयभीत होता है, ये देखा जाए तो भयभीत होने को समझना पड़ेगा कि भयभीत होना क्या होता है ना। जैसे कितने लोगों को लगता है कि हाँ मच्छर तो भयभीत होता है। मच्छर भयभीत होता है कि नहीं? होता है, होता है, होता है। इवॉल्व मच्छर मर जाता है, भय है। कभी आपने देखा होगा घर की किसी झिर्री में से, छोटे मोटे से छेद में से बाहर से रोशनी आ रही होती है, उस रोशनी में बहुत सारे कण ऐसे घूमते रहते हैं, सब भाग जाते हैं। धरती भाग ही रही है, चांद भी भाग रहा है। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट का मतलब भय नहीं है। भागना कुत्ते से, भयभीत होना कुत्ते से सीखो, आदमी से सीखो, गाय से सीखो। तो भयभीत होने का क्या मतलब है? तो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कुत्ते को 4 रोटी 4 बार ठीक से दो तो आप अलाउ करोगे तो आपके साथ ही सोएगा। और एक कुत्ते को 4 डंडे 4 बार ठीक से लगाओ तो आपको देख के 50 मीटर दूर से निकलेगा। और 2 महीने बाद भी आओगे तो आपको पहचान लेगा। मौका मिले तो काट लेगा। तो इससे ये समझ में आया कि बेसिकली जीवन में
वो रजिस्टर करने की घटना हो रही है कि इसका चेहरा वो पहचानता है, इसके पास नहीं जाना। मच्छर को मारते हैं तो क्या होता है, वहीं आके फिर बैठता है, वहीं बैठेगा, आजू बाजू बैठेगा। तो इसका मतलब है कि वो भयभीत होता है कि प्रभावित होता है। हमारा हाथ उठते ही वो हवा हिली उतने से प्रभावित हो जाता है। तो मधुमक्खी, तालाब की छोटी मछली, लीच, जोंक, वो तालाब में जाते हैं ना, खून चूसने वाला चिपक जाता है। केंचुआ है ना, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय ना चीजें हैं। तो इनमें बेसिकली भयभीत होना नहीं हो रहा है ना, भयभीत होना नहीं हो रहा। इससे समझ में आया कि ये चीजों को जीवन नहीं चलाता। इसलिए धीरे से ये समझ में आया कि ब्रेन चलाने वाली दो कैटेगरी है। एक ब्रेन की वो कैटेगरी है जिसमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय चीजें हैं, जिनको एक अर्धविकसित मस्तिष्क ही उस शरीर को चला लेता है। ये मस्तिष्क अचानक तो इतना डेवलप नहीं होगा कि जीवन उसको चलाएगा। तो ये मस्तिष्क डेवलप होते होते उस जगह तक पहुंचा जहां जीवन इसको चलाना शुरू कर देता है। तो जीव अवस्था में दो प्रकार के शरीर आए। जीव अवस्था का मतलब है कि वो शरीर जिनको मस्तिष्क चलाता है वो सभी शरीर जीव अवस्था के शरीर है। जिसमें मस्तिष्क नहीं होता है और सेल मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्राण अवस्था है। क्लियर हो गया? पेड़ पौधे क्या हैं? जिसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन ब्रेन नहीं है। इसके बाद अगली स्थिति कैसी है? ब्रेन है लेकिन एक इंद्रिय दो इंद्रिय है, इसको जीवन नहीं चला सकता क्योंकि विकसित मस्तिष्क नहीं है, लेकिन वो ब्रेन ही उस शरीर को चलाता है। फिर तीसरी स्थिति है कि ब्रेन इतना विकसित हो गया है कि कोई जीवन उसको चलाता है। लगभग मैमल्स को जीवन चलाता है, चाहे वो आकाश में उड़े चाहे वो समुद्र में रहे ना। जो स्तनधारी हैं उनको लगभग ये कह सकते हैं, बाकी तो क्रॉस चेक करके भी देखने की जरूरत है, लेकिन लगभग तो कैसे कौआ, तोता है ना, बैल, गाय, व्हेल मछली या और कोई बड़ी मछलियाँ, तो ये सारी चीज़ों में दिखाई देता है कि वो आदमी के इशारे को समझता है ना, और उस हिसाब से वो एक्ट करता है। तो ये समझ में आया कि ये पशु वो हैं जिसको फिर ये जीव अवस्था विषय। तो ये भी समझ में आया। अब ये समझ में आया कि पेड़ पौधों को जीवन नहीं चलाता है। पेड़ पौधे शुद्ध रूप से कोशिकाएं हैं, उसमें केवल सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ होता है। इसलिए पेड़ पौधे में सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए आप उसको आराम से खा सकते हैं। पेड़ पौधे में सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। पेड़ पौधा शुद्ध रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एटम ही है। एटम में सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं होती। जीवन ही सुखी दुखी होने वाली एंटिटी है। चेतना शब्द को हमने बड़ा कंफ्यूज किया। कल जो हमने चर्चा किया क्या, ये जो खाली स्थान है ये खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, पूर्ण है। इसी को शुद्ध कहा, नित्य कहा, शुद्ध कहा ना, बहुत सारे नाम है, 50 नाम। शुद्ध का मतलब सुखप्रद है। सुखप्रद का मतलब जो हमने कहा कि ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में सुख के रूप में, न्याय काल में, आचरण काल में न्याय के रूप में, है ना, ऐसा सब कहा। इसको एक नाम चेतना भी दिया है। चेतना क्यों बोला? जीवन में चैतन्यता का आधार है, इसलिए एक नाम व्यापक वस्तु को चेतना है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, अब वो क्या कर पा रहा है? अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो हम बोलते हैं कि भाई ये अब वेजिटेटिव मामला, वेंटिलेटर पे जब आप लेके जाते हैं तो केवल उसकी सांस चल रही है, वो भी हमारे वेंटिलेटर की वजह से चल रही है, हटा दोगे तो गिर जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चैतन्यता का क्या मतलब है? चैतन्यता का मतलब है कि मैं आंख से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, छुओगे तो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों से, सेंसेस से रिस्पॉन्ड कर पाने को हम चैतन्यता कह रहे हैं। चैतन्यता किसके कारण है? चैतन्यता मैं में जो कल्पनाशीलता है उसकी अभिव्यक्ति है। मुझको पता चलता है कि कोई मुझको छू रहा है और इसको कैसा रिस्पॉन्ड करना है।
टेंशन क्या है, उससे वो गुड और बैड हो गया। जबकि स्किन पे उतना ही फर्क पड़ रहा है, स्किन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो गुड और बैड की श्रेणी में चला गया। तो इससे ये पता चला कि बेसिकली कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति मानव में ज्ञानेंद्रियों की जो क्या बोले अवेयरनेस है, वो कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति है। तो जीवन में चैतन्यता का आधार है। कल्पनाशीलता क्या है? मूल ऊर्जा ही कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। तो जीवन में चैतन्यता का आधार है, इसलिए एक नाम व्यापक वस्तु को, खाली स्थान को चेतना है। अब चेतना पत्थर में भी होती है। यदि चेतना शब्द यूज करें, चेतना शब्द यूज करना ठीक नहीं है, वहां ऊर्जा शब्द यूज करना ठीक है। तो पत्थर भी ऊर्जा संपन्न है। पत्थर में ऊर्जा क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। पेड़ पौधे में ऊर्जा स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। पशु शरीर को चलाते हुए जीवन में ऊर्जा संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त है। भ्रमित मानव में ऊर्जा कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। जागृत मानव में ऊर्जा संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त है। बढ़िया। तो अब ये क्लैरिटी बन गई कि पत्थर, चांद में भी चेतना है। यदि चेतना शब्द कहना उचित नहीं है क्योंकि वो मानव के संदर्भ में है, लेकिन चांद भी तो धरती की व्यवस्था को लगातार पहचाने रहता है। तो पूरी सृष्टि में एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सी तक सभी भौतिक इकाइयां एक दूसरे के साथ व्यवस्था को पहचाने हुए हैं। ये कितना इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है जो आपने डिवाइन एनर्जी और नाम देने की कोशिश की। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि पत्थर भी चेतना संपन्न है, पेड़ पौधा भी चेतना संपन्न है, लेकिन ये चेतना सुखी दुखी नहीं होती है। ये मूल ऊर्जा सुखी दुखी नहीं होती है, वो स्वयं में क्रिया शून्य है। उसको धन्यवाद भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि लेने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो क्रिया शून्य है। वहां सुख दुख नहीं होता है। बढ़िया, मजा आया? अरे क्या भाई साहब, हजारों साल बीत गए इन्हीं पे चर्चा करते करते, और छोर नहीं मिलता है। भाषा और तर्क में और छोर पा लिया जाए, ये मानव जाति के लिए कितनी बड़ी छलांग है। मैं कहता हूं मात्र अगला 25 से 50 साल ये धरती कुछ और हो जाने वाली है। जी। जैसे सांप हो गया, वो कभी भी घर में निकलता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता, चलो चूहा हो गया, घर में निकलता है, पकड़ने की कोशिश की, भाग गया, तो समझ, फिर से वो आता है सेम घर में, पता नहीं वो सेम चूहा होगा। अब समझना पड़ेगा, मेरी 12th में मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा। हम 12th में चूहे का डाइसेक्शन बायोलॉजी में किया करते थे। तो जो मैंने चूहा काटा उसमें 8 बच्चे थे, ठीक है, 8 बच्चे अंदर निकले उसकी पाइप में। तो चूहिया होगी, कोई अच्छा बड़े साइज का था, तो हम तो घर से ही पकड़ के ले आते थे। कहाँ से लेके जाएं? और हमको बायोलॉजी में करना पड़ता था, और मेरा डाइसेक्शन बहुत बढ़िया था। तो मैंने आखिरी पॉइंट तक कोई ब्लीडिंग नहीं होने दिया, और लास्ट में बिल्कुल क्लियरली पता चला कि इसमें 8 बच्चे अभी मौजूद। तो चूहा हो सकता है मैमल्स में, आप क्योंकि वो तो है ही है मैमल, है ना, और हो सकता है वो जीवन शरीर को चलाता है, इसलिए उस तरह से वो पहचानता है, तो हो सकता है उसमें जीवन। तो जैसे मुर्गे आपस में लड़ाई करवाते हैं, हाँ, मुर्गों की लड़ाई कराते हैं। अभी समझना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ेगा। इसलिए साइंस में अभी जो कैटेगराइजेशन है, जो वर्टिब्रा के आधार पर है, अब एक नया कैटेगराइजेशन भी होगा जिसमें कि जीवन है कि नहीं है उस आधार पे होगा। उसको अपना भी बोर्ड पे लाएंगे। तो मच्छर को शायद हमारा डर नहीं लगता, पर क्या उसको उसके लेवल के और ऑर्गेनिजम्स का डर लगता होगा? नहीं, उसमें डर ना कहा जाए। सृष्टि में हर इकाई अपने होने को बनाए रखती है, ये वो पूर्णता से उचित है इस अर्थ में। तो पदार्थ को खत्म नहीं किया जा सकता, हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है कि हम एटम को खत्म कर पाए। पेड़ पौधे, एक नीम का पेड़ कल नहीं रहेगा, लेकिन अपनी जीवन यात्रा में वो इतने बीज देके जाएगा कि नीम की परंपरा रहेगी। तो नीम की अकेले की निरंतरता नहीं है, लेकिन परंपरा की निरंतरता है।
फिर जीवन वो चीज हो गया जो स्वयं में निरंतर हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे देखेंगे तो हमको इवोल्यूशन दिखाई देता है। तो पेड़ पौधों को भय नहीं लगता, पेड़ पौधों को खाना ठीक है, मच्छर को भी भय नहीं लगता, मच्छर को भी खाना ठीक है? नहीं, खाना ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दूसरा कि मानव का भोजन क्या है। तो पता चला कि मानव मांसाहारी पशुओं को देखते हैं उसमें कैनाइन टीथ्स होते हैं, प्लस मांस को पचाने के लिए छोटी आंत का और बड़ी आंत का साइज का एक पर्टिकुलर रेशियो है। और मांसाहारी पशु होठ से पानी पीते हैं, जीभ से पानी पीते हैं। शाकाहारी जीभ से पानी पीते, होठ से पानी पीते हैं। उनकी आंतों का रेशियो डिफरेंट है सारे शाकाहारियों में वगैरह। तो जब हम मानव के शरीर को देखते हैं तो वो शाकाहारी से मैच करता है। इसलिए मानव का शरीर बाय डिजाइन शाकाहारी, मानव का शरीर बाय डिजाइन शाकाहारी है। मच्छर को मारना कोई अपराध नहीं है। यदि मच्छर और आप में से एक को मरना है तो मच्छर का ही मरना ठीक है ना? तो वो अलग बात है। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई हमको मच्छर मारने के अलावा हमारा मच्छर मारना हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं है, और मच्छर हमारा भोजन भी नहीं। तो क्यों उसको तंग किया जाए? ये थोड़ा सा साइंस ने भी इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश की है कि क्या हम वेजिटेरियन है, क्या हम नॉन वेजिटेरियन है। तो कहीं कहीं पे ये वो इतना कंक्लूड नहीं कर पाया है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के चलते ये हम कह सकें कि ये बॉडी जो है वो वेजिटेरियन बॉडी है। क्योंकि जैसे वेल्स हैं और जो मैमल्स हैं सबके वैसे दांत तो नहीं होते है ना, पर सब वो तो और फिश ही खाते हैं और चीज़ें ही खाते हैं। तो ये लॉजिक कहीं पे और भी कुछ लॉजिक हो सकते हैं। और भी कुछ लॉजिक ढूंढना होगा। ये बात ठीक हो गई, लेकिन फाइनली ये पता चलता है कि मानव का शरीर, यदि हम इस तरह से शोध कर पाए और पहुंच पाए कि मानव का शरीर शाकाहारी है, तो फिर हमको छोटी मछली जिसको जीवन नहीं चलाता है उसको मारने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ जी। लेकिन जो मेरे माता पिता जो है उनसे मेरी ऐसे ही संवाद हो रहा था कि जीवन विद्या में क्या कैसा है। तो वो विपश्ची साधक है, विपश्यना साधक है मेरे मम्मी पापा। तो उनको ये स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं बनी कि मच्छर को मार सकते, ऐसा कोई कैसे बता सकते हो, मैं आपको क्यों ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने एट द एंड ऐसा हमारी बात हुई कि मच्छर को मारने के लिए जितनी हमको एक अस्वीकृति हमारे दिमाग में बनानी पड़ती है, उसके प्रति एक द्वेष बनाना पड़ता है, वही लेवल का द्वेष आगे जाके मानव को मारने के लिए भी काफी रहता है। तो ये कैसे फिर मैं उसमें समझूं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको भूख लगती है तो आप अपने पेट से आम तोड़ के ले आते हैं, गाजर काट के ले आते हैं, नींबू काट के निचोड़ लेते हैं, उसमें आपको कोई द्वेष नहीं आता। तो यदि आप पर्पस के साथ चल रहे हैं, उस क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं, तो आपको द्वेष नहीं आएगा। द्वेष तो हैंडल होगा। तो यानी मेरे मम्मी का भी जो प्रश्न था वो भी सही है ना कि अगर जो उससे द्वेष पैदा हो रहा है, द्वेष ठीक नहीं है। द्वेष ठीक नहीं है, लेकिन मेरी रक्षा के लिए, और यदि मच्छर का बेसिकली मच्छर का इतना ही मतलब है कि हमने अपने जीने के वातावरण को गंदा करके रखा। वो मच्छर इस बात की पहचान है कि हमारा साफ सफाई मेंटेन नहीं है, या हमने व्यवस्था को कुछ ठीक नहीं बनाया, ज्यादा संभावना इस बात की, तो उसको ठीक किया जाए। तो उसके बाद भी हम मच्छर को संभाल के रखेंगे और बिजनेस करते समय आदमी को निपटा देंगे, ये भी सोचने की बात है। हाँ, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए अब फाइनली यहाँ पहुंचे, फाइनली हमारी चर्चा यहाँ पहुंची कि एक चीज है जिसको हम पदार्थ कह रहे हैं, वो पेड़ पौधे को गाली देना और बहुत सारी बातें भी बची हैं तो उसको कर लेते हैं। पदार्थ है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है और ज्ञान अवस्था है, मानव। अब क्लियरली समझ में आ गया कि पदार्थ अवस्था का मतलब एटम और मॉलिक्यूल है। क्लियर? कोई शंका? कोई शंका नहीं। अब प्राण अवस्था का मतलब एटम और मॉलिक्यूल है, प्लस उसमें सांस लेने का काम शुरू हो गया। खत्म, इतनी ही बात। ठीक हो गया? एटम मॉलिक्यूल ने सांस लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ शुरू हो गई।
अब यदि पशु की बात करेंगे तो उसमें शरीर प्लस मैं है। शरीर तो इतना ही है, और यदि मानव के शरीर की बात करेंगे, यहां भी शरीर प्लस मैं की बात करेंगे तो शरीर तो इतना ही है। ठीक है। अब यदि मैं को समझेंगे तो पशु शरीर में जो मैं है वो शरीर चलाने को प्रमाणित करता है। मैं शरीर चला सकता हूं, शरीर चलाने को प्रमाणित करता है। इसलिए पशु में मैं की आइडेंटिटी व्यक्त नहीं हो रही है, वो जिस शरीर को चलाता है उसके स्वरूप में हो जाता है, और उस पशु का ब्रेन ही उस शरीर को चलाता है? फिर से रिपीट करता हूं। जैसे मान लीजिए शेर शरीर को एक जीवन चलाता है, गाय शरीर को एक जीवन चलाता है, तो वहां जो गाय का ब्रेन है, तो गाय के ब्रेन में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है कि वो किस मौसम में क्या पहचानेगा, उसका आहार क्या होगा, उसके बच्चे की साइकिल क्या होगी, बायोलॉजिकली सारी इंफॉर्मेशन उस ब्रेन के पास है। तो वहां जीवन उस शरीर को चला सकता हूं, केवल इतनी बात को प्रूव करता है। ये मानव बोलने से और क्लियर हो जाएगा। मानव शरीर में जो मैं है, मानव शरीर को चलाने वाला जो मैं है, वो स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। मैं हूं। इसलिए क्या फर्क है? पशु शरीर में देखेंगे तो एक ही भय है जिसको हम बोल रहे हैं प्राण भय, क्योंकि वहां केवल शरीर ही है। मैं शरीर के स्वरूप में हो गया। यहां पे मैं स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। स्वयं का होने का मतलब स्वयं में समझने की ताकत है। मैं समझता हूं, और मेरा सारा अपमान सम्मान यही है कि किसी ने मुझको समझा नहीं। बात समझ में? इसलिए मानव में 3 भय एक्स्ट्रा है। प्राण भय तो है ही है, प्राण भय के साथ मान भय, मान भय के साथ धन भय, धन भय के साथ पद भय। ये तीनों चीजें स्वयं की अभिव्यक्ति है। फाइनली चारों चीजें। मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? तो मानव में ये 3 भय एक्स्ट्रा आ गए। तो मान भय का बेसिकली इतना मतलब है, मैं समझ नहीं सकता। ये भी दूसरे को पता चल जाएगा कि मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरे ने मेरे को समझने से मना कर दिया, तुम कोई काम के नहीं। तो बेसिकली उसने मेरे समझने को नकार दिया। मुझको नकार दिया मतलब मेरे समझने को नकार दिया। तो बेसिकली मानव शरीर में मैं स्वयं के होने को प्रमाणित करता है, और जब भी उस पर संकट आता है तो वो 4 भय के रूप में व्यक्त होता है। तो इससे देखेंगे तो अब हमारे को काफी क्लैरिटी बनेगी। यदि पदार्थ को देखेंगे तो उसमें 2 क्रिया एक साथ हो रही है, पहचानना और पहचानने के आधार पर निर्वाह करना। अब आपका सारा क्लियर हो जाएगा, गाली वाली लेना। लोहे का एटम दूसरे लोहे के एटम को पहचानता है ना? इसलिए सारी फिजिकल केमिकल रिएक्शन का मतलब ही है कि हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन के 1 एटम को पहचानते हैं। तो ये पहचानना, निर्वाह करना, धरती चांद को पहचानती है, चांद धरती को, सब एक दूसरे को पहचान रहे। तो पूरी, क्योंकि ये पूर्ण में ऊर्जित है, तो पूर्ण में ऊर्जित है तो पूर्णता के अर्थ में एक दूसरे को, व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचाने हुए। क्लियर? तो पहचानना और निर्वाह करना, जैसे कोई एग्जांपल देता है कि भाई लोहे की एल्युमिनियम के साथ में वेल्डिंग नहीं होती, तो लोहा ये पहचानता है कि एल्युमिनियम के साथ में नहीं जुड़ सकता। तो पहचानना, निर्वाह करना, कितने टेम्परेचर पे जुड़ना है, सब कुछ फिक्स है। इसलिए उस नियम को समझ के हम काम करते हैं।
यदि पेड़ पौधे को देखेंगे तो इतना ही हो रहा है, क्योंकि वो बेसिकली एटम मॉलिक्यूल ही है, लेकिन पैरामीटर्स बदल गए। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, सूरजमुखी, क्या हो गया? हाँ, वो दूसरी घटना याद आ गई। नहीं, ठीक है। और पहले लोग चिट क्लास में आया करते थे ना, शादी होती है तो पहले साल में वो चंद्रमुखी होती है, फिर वो सूरजमुखी होती है, ऐसा कुछ फिर कालमुखी होती है, ज्वालामुखी। बेचारे पतियों ने कम कष्ट नहीं पाया। इसने बोला वो उसका एवोल्यूशन क्रम है। तो ज्वालामुखी को लेके जीवन विद्या में आना पड़ता है। इसीलिए, क्योंकि ऐसे तो आपको सद्बुद्धि आती नहीं है। प्रश्न ये है कि फटता ज्वालामुखी हो कि आप दोनों। हाँ जी, तो हम ही चर्चा कर रहे थे कि सूरजमुखी का पौधा 15 करोड़ मील दूर सूरज को पहचानता है और लगातार उसी को देखते रहता है। तो क्या हो गया ये? पहचानना निर्वाह। मांसाहारी पौधे पहचानना निर्वाह कर। तो इस सारी घटना से ये पता चला कि पेड़ पौधे के बारे जितनी सारी बातें हम बोल रहे हैं वो बेसिकली पहचानना निर्वाह करना के फिनोमिना को बोल रहे हैं। अब फिर हम आगे की सारी, मुझको नहीं पता कि ऐसा मैंने भी सुना है कि आदिवासियों में भी जिस पेड़ को उनको गिराना रहता है, काटना रहता है, उसको गाली वाली दे देते हैं, वो सूख जाता है। मेरे को प्रैक्टिकली कोई आदमी मिला नहीं जो उसने कहा हो कि मैंने दी और वो सूखा। और फिर वो बहुत सारी बातें भी करते हैं कि मेरे गमले में था, मैंने इसको प्यार किया। यार इतनी देश की फसल सूख रही, तुम सबको प्यार कर दो, देश का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर भी छोटा मोटा कोई फर्क पड़ता होगा, मान लेते। कैसे पड़ता होगा? उसको ऐसे देखिए कि शोर और संगीत में क्या फर्क है। दोनों ध्वनि ही है, एक लय है, एक लय है, एक में लय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अव्यवस्थित ध्वनि मेरे को परेशान करती है और व्यवस्थित ध्वनि मेरे को ठीक लगती है। अपने में ही देखें कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी आवाज और हमारा शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पता चला कि जीवन में भ्रम होता है, ये सूत्र है, जीवन में भ्रम होता है, शरीर में आवेश के रूप में व्यक्त होता है। तो जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश के रूप में व्यक्त होता है। जीवन में भ्रम है, मैं शरीर हूं, लेकिन लोभ मोह काम का आवेश बिना शरीर के व्यक्त नहीं हो। शरीर है तभी व्यक्त हो। ठीक? तो जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश के रूप में व्यक्त होता है। आवेश के रूप में मानव में व्यक्त होता है का मतलब है आपकी आवाज ऊंची हो गई है, लेकिन उसका प्रभाव शरीर पे भी आ गया है। शरीर लाल हो गया है, आवाज बहकती है ना। कई लोग जब गुस्सा करते हैं तो फिर अंग्रेजी में बोलने लगते हैं, कंपन बढ़ जाता है। और फिर अंग्रेजी में वो जो गाली देता है उससे वो काफी रिलैक्स हो जाता है। तो कुछ याद आ गया। अगर मतलब मैं का शरीर नहीं है तो कुछ क्रोध बोध कुछ नहीं होता, उसमें आवाज नहीं। वही बिल्कुल ठीक पकड़ा, पकड़ते तो सही। गुड। इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन एड्रेस होता है। किसी ने क्वेश्चन किया कि जब एक गर्भ में, एक माँ के गर्भ में कोई शिशु है, उसको 10 जीवन चलाने के लिए दौड़ पड़े तो उसका क्या होगा? उनकी लड़ाई होती है कि नहीं होती? भाई माँ के गर्भ में बच्चा है तो कोई एक जीवन ही उसको चलाएगा। ये ध्यान में आ गया कि नहीं? माँ बाप से बच्चा बना कि मैं बना? आप बच्चे के माँ बाप हो कि मैं के माँ बाप हो? आप बच्चे के माँ बाप हो। माँ बाप से बच्चा बना है, माँ बाप से मैं नहीं बना है। मैं एग्जिस्टेंशियल है,
जैसे सृष्टि में अनेक परमाणु हैं, अनंत परमाणु हैं, ऐसे सृष्टि में अनंत मैं भी हूं। ठीक हो गया? तो जैसे ही वो गर्भ में 4.5 महीने के प्लस माइनस बच्चा होता है, जिसका ब्रेन इतना विकसित हो जाता है कि कोई जीवन उसको चला सकता है, उस समय कोई जीवन चला के उसको आके चलाना शुरू करता है। उसके पहले मेडिकल साइंस में भी हम जीवन को नहीं पहचानते हैं, लेकिन उसके पहले हम उसको फीटस मतलब बच्चा उसके बाद ही बोलते हैं। और इसकी प्रैक्टिकली नाम क्या है? जिस क्षण से बच्चा गर्भ में विलिंगली लात मारना शुरू करता है, किक मारना शुरू करता है, लात मारने से थोड़ा सा अलग बोले, पहले से लात मारता है, विलिंगली किक मारना शुरू करता है, उस समय इसका मतलब है कि जीवन के बिना वो किक नहीं मार सकता। जीवन ही किक मारता है। बल्कि माएँ बताती हैं कि बच्चा बात करने से रिस्पॉन्ड करता है, खुश होता है, वो आपसे बात करता है। तो इसका अर्थ है कि वो माँ से बात करता है, तो बात कौन करता है? मैं ही बात करता हूँ। तो इससे ये पता चला कि अब ये कह रहे हैं कि अब 4.5 महीने के आसपास ब्रेन इतना विकसित हो गया है कि कोई जीवन उसको चला सकता है। तो 10 जीवन में आपस में लड़ाई नहीं होती है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। तो इसलिए ये सूत्र काम आता है। जीवन में भ्रम होता है, शरीर में आवेश, मानव में आवेश होता है, बिना शरीर के जीवन में आवेश नहीं होता है। और एक दूसरी घटना घटती है, जीवन एक दूसरे को देखने मात्र से उसकी श्रेष्ठता को पहचान देता है। जीवन का जो ऑरा है, ये जीवन का जो प्रभाव क्षेत्र है, जीवन को देखता है। अभी हम लोग एक दूसरे के शरीर को देखते हैं तो हमको लगता है सब एक ही टाइप के। कोई महापुरुष को शरीर से देख थोड़ी पहचानेंगे महापुरुष है, हमको समझ में नहीं आता। तो हमको शरीर देखने की आंख है, जीवन को देखने की दृष्टि नहीं है, तो हम मानव को नहीं पहचान पाते हैं, शरीर को पहचान पाते हैं। जब शरीर नहीं होता है, जीवन को डायरेक्टली देखता है, तो उसके प्रभाव क्षेत्र से देख के ही पहचान लेता है कि मेरे से आगे की चीज है ना। जैसे अब मैं यदि ये पहचानता हूं कि आप मेरे से उम्र में ज्यादा हैं और मैं उम्र का सम्मान करता हूं, तो गेट में निकलने से पहले मैं आपको रास्ता दूंगा कि आप पहले निकलिए। यदि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और हम 2 लोग गेट के पास पहुंच गए, तो मैं पहले रुक के आपसे कहूंगा कि भाई आप पहले निकल जाओ। यदि मेरे गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं पहले उनको रास्ता दूंगा, मैं उनसे झगड़ूंगा नहीं। तो मानव में एक ही बात है, हम एक दूसरे की श्रेष्ठता को नहीं पहचानते हैं, इसलिए झगड़ा करते हैं। और मैं जैसे छोटा बच्चा है वो, एक मिनट मेरी बात पे आपका ध्यान नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। माँ बाप बच्चों की श्रेष्ठता को नहीं पहचानते हैं, इसलिए लगातार उनको हाँकते रहते हैं। बच्चा पहचानते रहता है तुम बिना मतलब की बात कर। पति पत्नी एक दूसरे की श्रेष्ठता को नहीं पहचानते हैं, वो इतना ही पहचानती है कि तुमने तौलिया सही जगह नहीं रखा तो तुम किसी काम के नहीं, तुम सब्जी नहीं लेके आ सकते तो तुम किसी काम के नहीं। तो हमारे अपने यहाँ भिंडी लाते समय वो कड़ी वाली भिंडी ले आए तो तुम्हारी मुंडी भिंडी की जगह मुंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मेरा पति को देखने का आईना, वो इतने पैसे कमाता है तो वो ठीक है, इतना पैसा नहीं कमाता है तो वो खराब है या वो ठीक नहीं है। तो मेरी दृष्टि जैसी है मैं वैसा ही देख सकता हूँ, और वैसा देखने के आधार पे मैं दूसरे में गलतियाँ निकालता हूँ। मैं उसकी श्रेष्ठता, क्योंकि मुझको मानव की समझ नहीं है इसलिए श्रेष्ठता की समझ नहीं है, इसलिए श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाता, इसलिए हम एक दूसरे से घायल होते। ऐसे ही पति भी करता है, जैसा पत्नी करती है वैसे पति भी करेगा। तो हम एक दूसरे के साथ शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर में जो होना था हो गया। अब जीवन में कुछ वैसी भी श्रेष्ठता नहीं है या पहचानने की हमारी ताकत भी नहीं है, इसलिए गिला शिकवा शिकायत उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। बढ़िया। हाँ। यदि हमारी मानव की समझ होगी तो ये संभावना है कि नहीं कि हमारे बच्चों की चेतना हमसे ऊंची निकले। एक बच्चा छोटा नहीं है, उसका शरीर छोटा है, वो तो हो सकता है कल का महापुरुष। यदि टेक्निकली और फाइनेंशियली भी देखें, बहुत संभावना है कि बेटा माँ बाप से अधिक कमाएगा।
और माँ बाप जैसे आपने बोला कि माँ बाप शरीर को बड़ा करता है या जो भी है, वो आपने जो बोला अभी स्टार्टिंग में, तो उसकी आदतें शरीर के मतलब बड़े होने के टाइम शरीर की आदतें आएंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो उसके अंडर में रह रहा है, वो देख रहा है सब चीज़ें, तो उसके वो मैं मतलब माँ बाप का जो मैं है, माँ बाप का जो जीवन है, तो बच्चे का जीवन की आदतें दोनों सेम रहेंगी। देने वाले की योग्यता और लेने वाले की पात्रता में एक्सचेंज होता है। आपके बच्चे बहुत अच्छे निकल गए हैं, ये भी 100% आपके कारण नहीं है। आपके बच्चे बहुत खराब निकल गए, ये भी 100% आपके कारण नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रभाव तो कोई पड़ सकता है, लेकिन कितना सामने वाले का संस्कार कैसा है, उसकी पात्रता, देने वाले की योग्यता, दोनों के संयोग में एक्सचेंज होगा। जैसे यहाँ भी क्या हो रहा है, मेरे को तो जो बोल रहा है, मेरी जितनी योग्यता है मैं उतना बोल ही रहा हूँ, लेकिन सारे को एक समान लेने वाले हैं क्या? तो देने वाले की योग्यता, हो सकता है मेरी योग्यता और ज़्यादा होती तो आपकी रिसीविंग कैपेसिटी और बढ़ जाती, लेकिन आपकी रिसीविंग कैपेसिटी यदि कम ज़्यादा है तो भी आप कम ज़्यादा ही लेने वाले हैं। कोई नहीं, आराम से, कोई नहीं बढ़िया। तो मैं की आदत सेम नहीं पड़ती बच्चे और बड़ों की। वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा उसमें से क्या चूज। ऐसे माँ बाप तमाम मिलेंगे जहाँ घरों में मांसाहारी भोजन होता है, माँ बाप शराब देते हैं, बच्चा नहीं लेते, ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। हॉस्टल में, किसी भी हॉस्टल में 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उस हॉस्टल के सारे माहौल के बावजूद उसको कोई बिगाड़ सकता ही नहीं। 5 बच्चे आपको हर हॉस्टल में ऐसे मिलेंगे। 80% उसमें से 25% मास ऐसा मिलेगा जो वातावरण की वजह से पटरी से उतर जाता है। 20-25% ऐसा भी मिलेगा जो शामिल भी हो जाता है और बिगड़ता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सब के चित्त अलग अलग स्थिति के हैं, और मैं के भी वही मैं का ही चित्त है। एक मनोरंजन होता है, चित्ररंजन होता है, उसकी चर्चा कल करें। तो गर्भ में कौन सा जीव जाएगा? तो गर्भ में जीवन जाएगा, जीव बोलने से कंफ्यूजन है। तो किसी गर्भ में कौन, तो हम जिस परिवार में आए हैं, तो जीवन किसी भी परिवार को 2 तरीके से चुनता है। जब तक वो स्वयं को शरीर मानता है तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर किसी परिवार को चुनता है। जब वो शरीर की सीमा से बाहर चला जाएगा, शरीर की सीमा से बाहर का मतलब है किसी पॉइंट पे अपने को दिख गया, जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, अब कहाँ जाएंगे? अब जहां जिंदगी का पर्पस पूरा होता होगा उस परिवार में आएंगे। तो 2 तरीके से जीवन किसी परिवार का चयन करता है। तो हम जिस परिवार में आए हैं, इसका मतलब शरीर मानते हैं तो मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा गांव, मेरा शहर, बार बार रिपीट वो वही मारेगा। इसलिए जो अक्सर लोगों में परिवारों में सुनने में आता है कि घर में बच्चा आया और मेरे दादा के समान है, वो मेरे, ये बातें गलत हैं, 100% ऐसा नहीं है, लेकिन आपका अनुमान है, लेकिन ये सही भी हो सकती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरा, सामान्य स्तर के जीवन को ऑप्शन ही ऑप्शन उपलब्ध है। एक लेवल के ऊपर जीवन गया, अब उसको ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे परिवार भोगने लगे। यदि एक आदमी को थोड़ा सा भी सफाई पसंद है, अब उसको खराब जगह में जाना ठीक नहीं लगता। तो एक लेवल के ऊपर के श्रेष्ठ जीवन को गर्व लेने में मुश्किल होगी। इसलिए परंपरा ने भी इस बात को बहुत जोर से कहा है कि अपने परिवारों का वातावरण कितना पवित्र बना के रखें कि श्रेष्ठ आत्माएं हमारे यहाँ जन्म लें। बढ़िया। ओ अजय भाई रात को बताएंगे, अजय भाई के बहुत अच्छे गणित रहते हैं, मेरे पास थोड़े गणित कम रहते हैं। भैया, आदतें शरीर की होती है या मैं की होती है? मान्यताएं मैं की होती हैं, दबाव शरीर के। फिर से, मान्यताएं शरीर मैं की होती है। हाँ, और उन मान्यताओं को जब मैं बार बार शरीर से भोगता हूँ, तो शरीर में उसके लिए केमिकल
एक्सेप्टेंस बन जाता है। करेक्ट। आप बेहतर उसको बता सकते हैं जी। हाँ कि माता पिता मैं को नहीं बनाते, शरीर को बनाते हैं जी। शरीर माता के गर्भ में तैयार होता है जी। तो माँ तैयार कर रही होती है या वो कोई शक्ति तैयार कर रही है, माँ बन जाती है। क्या किसके शरीर बन रहा है माँ को कहाँ पता चलता है? हाँ तो माँ बनाती नहीं है, माँ के शरीर में बनता है। हाँ। वो बायोलॉजिकल घटना है, वो प्रकृति की उसमें मेहरबानी, प्रकृति की महिमा ज़्यादा है, उसमें हमारा तो ज़्यादा रोल है नहीं। हमने 2 लिक्विड मिला दिए हैं, बस इतना ही किया। कोई शक्ति ये प्रकृति के लिए कुछ भी के लिए वो वही बना रही है ना तो शरीर को। ठीक है, उसमें दिक्कत। हाँ जी आगे चलते हैं। शरीर के सामने पौधा है तो मेरे शरीर का जो अव्यवस्थित वाइब्रेशन है उस पौधे में भी असर डाल सकता है। जब मैं गाली भर के किसी को देता हूँ तो मैं अव्यवस्थित वाइब्रेशन के साथ हूँ, उसका कोई प्रभाव पड़ सकता है। जब मैं बहुत प्यार से भर के किसी पौधे के पास जाता हूँ तो मेरे शरीर का मेरा शरीर ज़्यादा व्यवस्थित होगा, उसका कोई व्यवस्थित प्रभाव पड़ सकता है। इतनी ही बात, तो केवल पहचाने निर्वाह करने की बात। माइक जैसे मेरे पापा हैं वो उनका गुस्सा ज़्यादा है, फिर वो कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, जैसे खाना खिलाने में खुद मतलब खाने का शौक है उनको, कुछ चीज़ें अच्छी है उनकी, तो वो सारा आधी चीज़ें मेरे में भी आई है। तो वो मैं सेम मतलब है कि क्या शारीरिक वो है? नहीं शरीर से नहीं, वो प्रभाव माँ बाप का रंग रूप रोग बच्चे में आता है। बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिकली। तो जेनेटिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली 2 केमिकल मिले, तो केमिकल मिले तो कुल मिला के उससे केमिकल ही बनना है, शरीर भी एक केमिकल ही है। तो माँ बाप का रंग रूप रोग ये बच्चे में आएगा। जब आचरण की बात करते हैं तो आचरण का मतलब है स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण, धन के प्रति उसका दृष्टिकोण, मानव और प्रकृति के साथ वो कैसा व्यवहार करेगा उसका दृष्टिकोण। इसका नाम समझ है। ये जीवन में ही होता है, ये गर्भ से नहीं आता है, लेकिन साथ रहने से ट्रांसफर होता है। भाई गर्भ से बाहर आके तो बच्चा साथ में है और गर्भ में भी साथ में है। माँ के गर्भ में बच्चा जो कुछ माँ सोचती है, बोलती है, देखती है, वो सब कुछ बच्चा डायरेक्टली वो क्या ऑनलाइन है। गर्भ में कान खुला हुआ है, एक ही इंद्री खुली, तो बच्चा माँ जो सोचती है वो भी सुनाई देता है, माँ जो बोलती है वो भी सुनाई देता है, माँ जो सुनती है वो भी सुनाई देता है। अब यदि वो झगड़ा ही सुन रही और चुगली कर रही और नेगेटिव ही चल रहा है तो बच्चे पे प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई बहुत पॉजिटिव माहौल में है उसका कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। मैं का प्रभाव मैं पे जा रहा है, बाहर आने के बाद सबके बीच में है, इसलिए सारे मैं का प्रभाव किसी एक मैं पे जा रहा है। और इमोशनल रिएक्शन उनके काफ़ी मेरे से मतलब सेम ही है मेरे भी, तो वो मैं देखती रहती हूँ कि वो जैसे रिएक्ट करते हैं किसी को। वो तो देखो वो सिंपल घटना है, परिवार के बड़े लोग जो कर रहे होते हैं, घर के बच्चे उसी को रिपीट करके अपने आप को बड़ा मान रहे होते हैं। नहीं वैसे नहीं, साइलेंट जैसे वो दिखाते नहीं, इमोशनल साइड उनका नहीं, पर वो जो रिएक्शन आता है ना, जो कुछ हो रहा है इनडायरेक्टली भी, तो वो रिएक्शन मेरा और उनका सेम है, वो मैंने मार्क किया। ठीक है, अब और अपने आप को समझे। सर एक अभी जो बात चल रही थी उसके ऊपर, तो हम कहते हैं कि बच्चे पे असर पड़ता है तो वो ब्रेन डेवलप होने की बात पड़ेगा ना? क्या ब्रेन? हम कहते हैं कि बच्चे पे असर पड़ता है घर के अंदर की बाहर? घर के अंदर। हाँ, तो वो बच्चे का ब्रेन डेवलप होने के बाद ही होगा। 4.5 महीने के बाद जीवन को शरीर को चलाना शुरू करता है, और उसके बाद जब जीवन तो है ही है तो फर्क पड़ ही रहा है। उसके पहले भी यदि माँ बाप का खान पान, रहन सहन, एंटीबायोटिक और जो भी रासायनिक गलत कोई चीज़ लिया, उसका प्रभाव तो शरीर पे पड़ेगा ही। शरीर का प्रभाव भी, बच्चे का शरीर तो माँ के शरीर से ही जुड़ा है ना, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही शरीर पे। सुनने करने की जो बात, उसके बाद वो मैं पे पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि सुनने करने की जो बातें हैं, मतलब आजू बाजू में माँ क्या सोचती है, वो हम बोलते हैं कि बच्चे पे असर पड़ेगा, तो वो असर बच्चे का ब्रेन डेवलप होने के बाद ही पड़ेगा। ब्रेन बच्चे में डेवलप हो पाएगा कि जीवन उसको चला पाए, तभी वो जीवन वहाँ पे है, उसके पहले वो है ही नहीं।
ब्रेन के बाद ही होता है। हाँ जी। तो फिर मैं तो प्रभावित नहीं होता है, तो फिर दूसरे मतलब बच्चे का उनके माँ बाप के मतलब मैं से वो कैसे प्रभावित होता है? मैं प्रभावित नहीं होता, ये किसने कहा? जागृत मानव दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता, भ्रमित मानव सब चीज से प्रभावित होता है। जागृत मतलब परिपूर्ण। चलिए, अब यहाँ जो हो गया ये फिजिकल लेवल का खेल खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं पशु शरीर को चलाने वाले मैं की बात कर रहे हैं, तो ये मैं में 3 क्रिया हो रही है। मानना होता है, मानने के आधार पर पहचानना होता है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना होता है। आपका कुत्ता, आपकी गाय आपको अलग प्रकार से मानती है, उसी तरह से पहचानती है, उसी तरह से निर्वाह करती है। दूसरे व्यक्ति को अलग प्रकार से मानती है और वैसा रिएक्ट करता है। तो मानना क्या है? रिपीटेड घटनाक्रम के आधार पर मानना। जैसे हम लोग गौशाला चलाते हैं, मेरे को नहीं पहचानते क्योंकि मैं गौशाला में कभी कभी जाता हूँ, हमारी पत्नी रोज जाती है, और जो दूध दूहते हैं, खाना डालते हैं, और एक डॉक्टर है जो इंजेक्शन लगाने आता है कभी कभी गाय बीमार होती है तो डॉक्टर आता तो वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं, एकदम क्लियरली पता चलता है, पहचान है, क्योंकि जब भी आया है एक इंजेक्शन लगा के गया है। तो इसका मतलब है कि आपका कुत्ता, आप रोज उसको खाना देते हो, इसलिए उसमें जिंदा रहने की आशा है, इसलिए लगातार वो आपको पहचानता है, आप अकॉर्डिंगली आपको मानता है, पहचानता है, बिहेव करता है। हम भी क्या कर रहे हैं? गौशाला की बात करो, आज गौशाला गया था। हाँ। तो सुबह सूर्योदय देखने गया था, प्रकाश अंधकार वगैरह कल का जब घूम रहा था, और साथ में मॉन्टेरिया विलेज भी घूम रहा था। तो गौशाला गया था, तो जो गाय का ध्यान रख रही थी, बोले मतलब मैं खड़ा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो बता रही थी कि ये वाली गाय है, इसको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, ये वाली गाय को टच कर सकते हो। तो 2 उन्होंने अंतर बताए। फिर मैंने जो शांत वाली गाय है उनको टच किया, उनको अच्छा लगा गाय को, और क्यों अच्छा लगा पता चला क्योंकि मैं फिर थोड़ी देर खड़ा रहा, टच नहीं किया थोड़ी देर, तो ऐसे मुड़ के किया, तो गाय वाली ने समझाया कि इसको समझ में आ गया है, इसको और आप टच करने की उसकी भावना आई है। तो कुछ में शांतता का स्वभाव है, ऐसा मुझे आज अनुभव हुआ। घर में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो वही जर्नी है। गौ माँ बोलते हैं ना, गौ माँ बोलते हैं। आइए, चलो ब्रेक करेंगे। हाँ मैडम, माँ बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया। मानने से भाव, संवेदनशील, इसलिए पशुओं में भी संवेदनशीलता है। किसको उसने अपना बच्चा माना, किसको उसने अपने शरीर के लिए पोषक माना, तो इसलिए पशुओं में भी वो संवेदनशीलता देखी जाती है। वो जो लंबे सींग वाली गाय होती है, बड़े सींग वाली गाय क्या इधर है, वो खुद ही बोल रहा है। थार पर कर के मालिक को यदि आपने हाथ लगा दिया तो आपको निपटा भी सकते हैं, इतना ज़्यादा उसको वो रहता है। हाँ, थोड़े टाइम पहले आपने बताया कि ये जो जगह है, ये थर्ड वाली पशु, उसमें 2 तरह के मतलब इवॉल्विंग है, किसी के मस्तिष्क अर्धविकसित है। हाँ, वो जीव अवस्था के शरीर हैं। हाँ, वो मैंने इस श्रेणी में नहीं रेडिएशन फेज में है ना, तो एक कैटेगरी और है ऐसी वाली, बहुत छोटी, वो अलग है, वो इसमें नहीं है। ये बोला कि जीव अवस्था के जो शरीर हैं उसमें 2 प्रकार के शरीर हैं। हाँ। एक वो है जिसमें अर्धविकसित मस्तिष्क है और उसको जीवन नहीं चलाता है। हाँ। इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करता। हाँ। यहाँ केवल उन शरीरों की जीवन चर्चा कर रहा हूँ जिसको जीवन चलाता है, और उस जीवन की लिमिटेशन है। हाँ, कि वो
शरीर चलाने को ही प्रमाणित करता है, उस शरीर के स्वरूप में हो जाता है। और उसमें वो इमोशन नहीं है, इमोशन संवेदनशीलता के स्वरूप में रहता है, उस वंश के अनुसार रहता है। उसका जो इमोशन है उसका एक लिमिट है, मानने तक की लिमिट है, पहचान। ये जो उसका मानने तक का लिमिट है, ये मानने की घटना ही किसी कुत्ते में सूंघने की क्वालिटी के रूप में, किसी पशु में अलग अलग जितनी भी सारी क्वालिटी हैं वो इस मानने की घटना के साथ जुड़ी है। उसका एक इंद्रिय ज्यादा विकसित हो सकता है, मानना पहचानना निर्वाह। जैसे उल्लू है उसकी देखने की शक्ति ज्यादा, वो शरीर की क्वालिटी व्यक्त हो रही है। नहीं, जैसे ये बोला कि जैसे कुत्ते में भी पर्टिकुलर वैरायटी का कुत्ता ही पुलिस सूंघने के लिए इस्तेमाल करती है, कोई भी कुत्ता उसमें फिट नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर प्रजाति में मानना पहचानना निर्वाह करने की क्वालिटी ऐसी है कि वो कुत्ता सूंघने के लिए अलग से इस्तेमाल हो जाता है। ट्रेनिंग उसको हमने डेवलप कर लिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम कितनी सारी जगह से गुजर के आ रहे हैं। एक मैं कितनी सारी जगह से गुजर के आता है, एक पशु में रह के एक तरह की चीज़ों को देख रहा है ना, ऐसा गुजरते गुजरते फाइनली हम मानव शरीर के पास आ रहे हैं। जी, तो ये जो ये मैं है उसको सुख दुख है ना, क्योंकि हाँ होता है ना, इसको उसका सुख दुख शरीर की सीमा में है। खाने मिल गया बढ़िया, खाने मिल गया तो पूंछ एकदम लहराती है। नहीं, कुत्ता रोता है जैसे अगर वो फैमिली का मेंबर बन गया है, उस फैमिली में कुछ दुखद घटना घटती है, तो जैसे इंसान रोता है, ऐसा देखा है। ठीक है, तो उतना ही है कि बेसिकली उसकी संवेदना, वो जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता की एक लेवल की, उसमें भी सारे पशु एक समान संवेदनशील नहीं होते। हाँ, तो इसका मतलब है कि संवेदनशीलता की कोई एक सीमा है जिसमें कुछ दिखाई दे। फुल्ली इवॉल्व नहीं है लेकिन कुछ पार्ट संवेदनशील। जैसे आपने बताया कि जो मैं होता है वो विकसित मस्तिष्क को ही ग्रहण करता है और जीवन को एक्सेप्ट करता है शरीर के साथ। तो कोई बच्चा मतलब एबनॉर्मल होता है, उसके साथ क्या था? हाँ, मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि उस बच्चे ने उस शरीर को स्वीकारा, उस बीच में जो कुछ भी प्रयोग भोजन के रूप में, दवाई के रूप में, माँ बाप के रहन सहन में कोई गलती हुई जिसकी वजह से कि शरीर में कोई एबनॉर्मलिटी आई या पहले से कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही थी, और वो जीवन ने तो अपने जो भी उसके पैरामीटर्स थे उसके आधार पर उसने स्वीकार लिया। मतलब मुझे लगता था बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पर अभी जब आपने बताया कि वो चुनता है ना, इसका ये मतलब हुआ कि आप जिस परिवार में आए हैं उस माँ बाप को आपने चूज किया है, तो अब आप गिला शिकवा नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। हाँ। और यदि ये पता चल गया कि पत्नी भी चूज वाली श्रेणी में आई है, तो ये आपके हिस्से में जो आया है और आपके हिस्से में जो आई है और आया है उसके साथ में नहीं, वो छोड़ के क्यों भाग गया? जैसे बीवी हो, जैसे कर्म थे वैसा कुछ हुआ है। भैया तो अपन ये समझेंगे कि हमारी गलतियों की वजह से बच्चा मतलब अबनॉर्मल हुआ है, मस्तिष्क डेवलप नहीं हुआ। हाँ, ये प्रकृति की, देखो प्रकृति में तो अभी भी मैं कहूँगा जितना गलत हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी नेगेटिव असर आते होंगे, इसके बावजूद बच्चे हेल्दी पैदा हो गए। तो इसका मतलब है कि शरीर में इतनी गलतियां पचाने की ताकत है, जैसे रईस बाप का बेटा होता है ना, तो शरीर की बनावट इतनी टफ है कि वो बहुत सारी गलतियों को पचा ही डालता है। इसके बावजूद भी जो उसके पचाने की सीमा के बाहर है वो प्रकट हो रहा है, फिर भी उसको वो रिसेट करता ही है। तो इसका मतलब है कि जीवन में समझदारी आएगी, परिवार में समझदारी आएगी, समाज में समझदारी आएगी, तो हमारा पर्यावरण से लेके, खान पान से लेके, जीवन शैली से लेके सब कुछ ठीक चलेगा। तत्सवी से पहले मैंने एक प्रेगनेंसी थी मेरी, उसमें तीसरे महीने पे जो स्कैन होता है उसमें पाया गया कि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए वी शुड नॉट कंटिन्यू। तो हमने वो डिसीजन लिया और हमने उसको टर्मिनेट कर दिया अभी तक से। तो अभी मैं ये जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, कि जैसे तत्सवी आई है, तत्सवी का जीवन मेरे थ्रू आया है,
तो मैं अभी उसको ऐसा लेती हूँ कि तत्सवी को आना था, तत्सवी के जीव को आना था, इसीलिए वो घटना बनी। तो क्या मैं ये सही सोच रही हूँ? वो घटना तो ये हुआ कि उस समय बच्चे का शरीर डेवलप नहीं हो रहा था तो आपने उसको अबॉर्ट कर दिया। मैं ठीक समझ रहा हूँ? हाँ। और फिर ये दूसरी बार कंसीव होके तत्सवी आई। हाँ। तो तत्सवी को आना था, हो सकता है वो एक बीच में और भी आ जाता। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ओके। लेकिन इससे एक बात ध्यान में जरूर आ रही है। अब इस बात पे हमारा ध्यान जाएगा कि यदि शरीर में कोई अव्यवस्था है तो शरीर उसको ऑटोमेटिकली अबॉर्ट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कुछ खाया और वो शरीर में पच नहीं रहा है तो वोमिटिंग हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि यदि बच्चा अपने आप अबॉर्ट हो गया है तो ना अबॉर्ट होगा तो वो बहुत फिजिकली किसी डैमेज स्थिति में पैदा होगा, पीड़ा में जाएगा, उसको आप भी पाल नहीं पाओगे, उसकी जागृति भी नहीं होगी, वो भी दुखी रहेगा, आप भी परेशान रहोगे। ऐसी स्थिति में यदि नेचुरली अबॉर्ट हुआ है तो उसमें दुखी होने की बात है कि दुख से बचने की स्थिति है। नेचुरली अबॉर्ट नहीं हुआ था। नहीं, मैं तो जनरल बात कर। हाँ, ओके। यदि हमारे को ये क्लैरिटी होगी तो हम ना बहुत सारी घटनाओं पे अनावश्यक दुखी नहीं होंगे। करेक्ट। ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति में व्यवस्था है कि यदि कोई अव्यवस्था हो रही है तो वो उसको अवॉइड कर दे रहे हैं। तो यदि बच्चा अवॉइड हो गया है, नेचुरली अवॉइड हुआ है, तो उसमें फिर हम उतना दुख नहीं मनाएंगे, बल्कि हम ज्यादा बड़े दुख से बचे हैं उसके लिए प्रकृति को धन्यवाद देंगे। यस, हम लोग यही भाव में हैं। ठीक है। अब मेल फीमेल की वजह से जो हम अवॉइड करा रहे हैं वो तो आउटराइटली गलत हो गया। वो तो आउटराइटली गलत हो गया कि चाहे हम 2 महीने में कराएं कि हम 4 महीने में कराएं, था तो फाइनली किसी का घर वो, और बनने के पहले हमने उसको डैमेज किया। तो यदि हमारी सारी क्लैरिटी होगी, है ना, तो फिर अनावश्यक हम बहुत सारा दुख अपनी मान्यताओं की वजह से पा रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कोई ब्लाइंड पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि कोई जीवन है जो उस शरीर को, विकलांग शरीर को सिलेक्ट कर रहा है। कैसे करेगा? और इसमें बहुत सारे गणित हैं। ओके। मेरा दो प्रश्न है। अभी 15 दिन अभी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि अभी मैं 15 दिन पहले ये परिचय शिविर है। तो ये संदर्भ में था तो बता दो। तो रिलेट कर पा रहा था कि जो मेंटली चैलेंज है या हैंडीकैप है, तो एक अभी कुछ 60 बच्चों के साथ अवसर मिला रहने का, 18 से 30, 40, 50 के जो मेंटली चैलेंज लोगों के साथ, और मतलब जो पूर्णता का अभी एहसास हो रहा था कि वो इतने पूर्ण थे, इवन दो मेंटली चैलेंज थे, बट द अमाउंट ऑफ लव दे वर एबल टू एमिट टू अ स्ट्रेंजर लाइक मी वाज फिनोमिनल। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। So they must have been evolved for your chosen race. ये भी समझने की बात है, जब तक जिंदगी का दरवाजा नहीं खुला पूरी मानव जाति ही मेंटली चैलेंज्ड है। सही बोला। भाई कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं, सुविधा से सुख की तलाश में है, जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे? तो पूरी मानव जाति ही मेंटली चैलेंज्ड है। ये आपने जीव में ऐसा बताया कि शरीर को चलाने को जीवन प्रमाणित करता है, और इसके साथ आपने ये भी बताया कि वो ब्रेन से ऑटोमेटिक चलता है। तो थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, वो जीव ब्रेन से चल रहा है, तो फिर इसको ऐसा सदाब है प्रजनन। जब भी हम किसी गहरी आसक्ति में होते हैं, उन क्षणों में हम बिल्कुल उस शरीर के साथ तदाकार होते हैं, बिल्कुल उस क्रिया के साथ तदाकार होते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन परमानेंटली उस ब्रेन के साथ तदाकार रहता है। तो मैं चला नहीं रहा है, मैं चल रहा है उसके साथ। हाँ, बस ऐसा ही। सर, जो इमोशन करते हैं वो जीव हत्या में आता है कि उसको क्या माने? चाहे 2 महीने में कराया, 6 महीने में कराया, 1 महीने में कराया। हाँ, हमको लड़का ही चाहिए था और लड़की नहीं हुई, हमने अबॉर्ट करा लिया, ये जीव हत्या में आ जाए।
और ऐसे जैसे विकलांग जैसा हो और अपन ने देखा ही नहीं, अच्छा है या बुरा, लड़की है लड़का है, मगर अपने को वो चाहिए ही नहीं, हो गया और उसको अपन एबर्सन करे तो दोस्त लगता है कि नहीं लगता। आवश्यकता अब क्या अच्छा है या बुरा हो तो दूसरी बात है, अपंग है या आँख से देख सकता है नहीं देख सकता है, 2 महीने का 1 महीने का है, वो बात अलग है, मगर एबर्सन करेंगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ तो साफ साफ क्यों बोलते नहीं, तो मैंने इच्छा नहीं और हो, इच्छा मिली और हो। जैसे एक निर्णय इनका था कि तीसरे महीने में पता चल गया कि ये फिजिकली डेवलप नहीं होगा ठीक से, तो डॉक्टर की सहमति से, अपने परिवार की सहमति से हमने तय किया, क्योंकि बाहर आने के बाद भी ये बच्चा ना तो अपनी जागृति की ओर जाने में सक्षम है, ना अपने दो लोगों की सस्टेनेंस के लिए सक्षम है ना, तो ऐसे निर्णय लेने में गलत नहीं है। मगर एक बात ही होगी, दोस्त लगता है 3 महीने में बहुत सारे देखो दोस्त को समझना पड़ेगा, दोस्त को ये समझना पड़ेगा कि हमने किसी काम को यदि समझ के किया है ना, स्वीकृति के साथ किया, सारा बड़ा दोष ये है कि मैंने कोई काम किया और उसके प्रति मेरी स्वीकृति है कि मैंने ठीक नहीं किया, दोष यहाँ से शुरू हुआ मेनली। तो यह ऐसी घटना है। दूसरी वो घटनाएं हैं कि अनवांटेड मामला हो गया, अनवांटेड हो गया, उसमें तो आप गिल्ट में रहोगे ही, उसमें आप उससे बाहर कैसे जाओगे? आपने बताया, लेकिन कई बार भ्रमित पेरेंट्स में बचपन से ही बहुत ज्यादा जागृत बालक मिलते हैं, बिल्कुल वो ऐसे क्यों? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि भ्रमित का ये मतलब हुआ कि उस जीवन का उस परिवार के साथ कोई पूर्व का प्रारब्ध रहा होगा और कम से कम उसको पता है कि ये मेरी जागृति को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या वहां से उसको रास्ता निकालना है, ये उचित नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, इतना मल्टी डायमेंशनल है। तो फिर धीरे से हो रहा है, पहचानना हो रहा है, निर्वाह करना हो रहा है। जब तक मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जिंदा रहने के धरातल पर ये 3 घटना ही मेरे साथ हो रही है, प्लस क्या फर्क है पशु के अलावा, इतना 3 काम पशु में भी हो रहा है, 3 ही काम मानव में भी हो रहा है, लेकिन अंतर कितना है कि मानव के पास में कल्पनाशीलता प्लस, ये कल्पनाशीलता की वजह से थोड़े से हम अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला रहे हैं, थोड़ा AI चला लेंगे, है ना, लेकिन बेसिकली माइंडसेट वही है, कम देके ज़्यादा पाने की चाहत, और फाइनली जो कुछ भी सारा अभी तक बोला। तो इससे पता चला कि ये होने से हम धरती पे फाइनली जनसंख्या बढ़ी, फिर जनसंख्या अपने आप कम होती जा रही है, सारे रिश्ते टूट रहे, जो कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग, तो मानव शरीर परंपरा को मल्टीप्लाई करने से धरती पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि बेसिकली मानव ज्ञान परंपरा है, तो ज्ञान के बिना सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जो इसलिए कहा कि पूरी मानव जाति मेंटली चैलेंज्ड है, क्योंकि उसके पास जीने का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसके पास जीवन की समझ, मैं की समझ नहीं है, और तब तक हम कितना भी कुछ भी करें, दुखी रहना निश्चित है, और ये दुखी रहना उस रास्ते को खोलने के लिए पीड़ा है, उस रास्ते को तलाशने की पीड़ा है कि रास्ता खुल जाए, सूचना। तो फाइनली ये कहा कि जानने के आधार पर जानना संभव हो जाए, जानने के आधार पर मानना हो जाए, अब ये हो जाए तो ये सारा ठीक हो जाए। इतना काम हमारे लिए शेष है। क्या जानना है? संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना है। सारे जीवन इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो अभी हमको डीइवोल्यूशन दिख रहा है, इवोल्यूशन का रिवर्स दिख रहा है, तो रिवर्स नहीं है तो आगे ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है। आप इसको बोलने से काम चल जाएगा कि इसको 3 में अलग से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, अब बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक को समझेंगे। साइंस का मतलब, लिविंग मतलब, जीवन मतलब सेल है। तो पेड़ पौधे भी सेल से बने हैं, पशु पक्षी का शरीर भी, मानव का शरीर भी, इसलिए उसके लिए सब कुछ सेल है, क्योंकि वो बेसिकली जीवन को नहीं पहचानता। जबकि आचरण कौन कर रहा है? जीवन। इसलिए केवल जो लिविंग में हम तीनों को पहचान रहे हैं, तीनों एकदम अलग है,
यहाँ जीवन, यहाँ भी जीवन है, यहाँ भी जीवन है, यहाँ वो होने को प्रमाणित करता है, तो पता चला साइंस की फंडामेंटल अभी गैप इतना है कि ये मैं नाम की कोई एंटिटी अलग से है, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सेल से सब कुछ कहने समझना चाह, तो साइंस का सारा अध्ययन स्ट्रक्चरल फंक्शनल है। कोई स्ट्रक्चर है, उसका कोई फंक्शन है, पर्पस मिसिंग है। पर्पस किसके साथ है? पर्पस सेल के साथ है कि पर्पस जीवन के साथ है? शरीर के पर्पस को शरीर समझता है कि जीवन समझता है? शरीर में क्यों चला रहा हूं, ये जीवन को समझ में आया, इसलिए ये बात यहाँ पे आई। एक और बड़ी घटना जिसको पे हमारा ध्यान जा सकता है कि देखो 84 लाख योनियों की बात की गई। गूगल खोलो, 84 लाख योनियां निकालो, 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 फटाफट निकालो, बोलो मैं लिखता हूँ फटाफट। अच्छा भाई, इसको आप कर दो, कर दो। हाँ जी, 84 लाख यानी क्या आया लिखा होगा? मानव 4 लाख। मानव 4 लाख। हाँ, स्थल माने भूत में जो जमीन पे चल रहे हैं ना, थलचर कितने? 30 लाख। पक्षी 10 लाख। ये नवचर हो गए है ना, ये कितने? 30 नहीं 10 लाख जी। कीड़े मकोड़े 11 लाख। पेड़ पौधे 20 लाख। और जलचर 9 लाख। अब देखो जो बात हो रही थी ना मेनली 84 लाख योनि में जो जीवन को जाने की, पेड़ पौधे में तो जीवन जाएगा नहीं है ना, क्योंकि वहाँ मस्तिष्क ही नहीं है, डेवलप ब्रेन नहीं है, तो ये 20 लाख कैंसिल। अब पक्षी में कुछ हो सकते हैं ना, पक्षी में 2 वैरायटी आएगी। जो मैमल्स हैं विकसित, जहाँ पे मस्तिष्क है वहाँ ये चला सकता है। कीड़े मकोड़े में तो मस्तिष्क है नहीं, मेथस, इवॉल्व मेथस नहीं है ना, तो ये 20 लाख ये निकल गए, 11 लाख ये कैंसिल हो गए। जलचर में भी अपने को देखना पड़ेगा 9 लाख में से कितने मस्तिष्क जिनमें विकसित है, जो 4 कंडीशन है ना, सप्त धातु से बना है, विकसित मस्तिष्क है, और उसको मानना मतलब उसको कुछ हम ट्रेन कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जीवन के बेसिक सिद्धांत क्या है? जीवन के संकेतों को पकड़ता है ना, तो यदि हम उसको ट्रेन कर पा रहे हैं तो इसमें से कुछ, तो बेसिकली 20 लाख और ये 11 लाख ये तो कैंसिल हो गए है ना। अब थलचर में जो मैमल्स हैं और जलचर में जो बड़े वाले हैं है ना, इनमें से कुछ रहेंगे। और अभी मानव कैसे, ये लोग 4 लाख वैरायटी बता रहे हैं, ये समझना पड़ेगा है ना। मानव अब जब जिस तरह से अपन समझ रहे हैं मानव को, तो उसमें फर्दर वैरायटी करता होगा तो पूछना चाहिए उससे, गूगल से ही, कि मानव में 4 लाख वैरायटी का क्या मतलब है। तो ये समझ में आएगा कि जिसको हम 84 लाख योनि कह रहे हैं वो बहुत कम रह जाएंगे है ना, 4, 5, 10 लाख कुछ रह जाएंगे जिनमें कब चल सकता है। फिर धीरे से ये भी समझ में आ रहा है कि जो मानव वाला जीवन है जिसमें ये इवॉल्व हो गई है कल्पनाशीलता, फिर ये मानव ही शरीर को चलाता है, ये पशु शरीर में नहीं जाता। इसलिए अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारी घटनाएं जहाँ पर साइकोलॉजी में
पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं लोग आगे ना। ब्रांड वेस्ट को पढ़ा है कितने लोगों ने, है ना, कम लोग। तो हाँ, तो बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई ये नहीं कह रहा कि पहले में कोई जानवर था, अधिकतर उसी योनि में आ रहे हैं सारे मानव में, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता, बट नॉर्मली एक जीवन का एवोल्यूशन होने के बाद हम ही, अब वही जो सोम भाई कह रहे थे ऐसे देखना है। आप कोई चॉइस हो तो आप क्या कौन सा शरीर लेना चाहेंगे, गधे का, घोड़े का, हाथी का? तो फाइनली तो चूज तो मैं ही कर रहा हूँ ना, हाँ ना। कोई किसी को बहुत विशेष आसक्ति हो जाए तो हो सकता है, बट नॉर्मल घटना में ही नहीं पाया जा रहा। तो 84 लाख योनियां तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो विज्ञान चूंकि सेल स्ट्रक्चर को ही जीवन मान रहा है, इसलिए इनको बोल रहा है कि भाई पेड़ पौधे में भी जीवन है, सभी तरह के पक्षी में भी है। उस तरह से वो कह रहा है 84 लाख। जैसे ही जीवन की समझ आएगी और उसका मैनिफेस्टेशन का क्राइटेरिया समझ में आएगा तो ये अपने आप घट जाएगा। बढ़िया। तो इसका अर्थ है क्या गलती होगी फिर से? एक लाइन देखिए, जो गलती साइंस में हो रही है वही गलती इधर भी दोहराई जा रही है। इसको आप केवल कंसिडरेशन में रखिए, कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, केवल हम सोचने विचारने की बात करें। साइंस में भी सेल, जहाँ से सेल आ गई वहाँ से हम मान रहे हैं कि लिविंग मामला शुरू हो गया। लेकिन साइंस को कम से कम ये क्लैरिटी है कि भाई साइंस जब लिविंग कह रहा है तो सेल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, और फिर ब्रेन से ही वो सारी भावनाएं और सारी मैं को ब्रेन के लेवल से डिफाइन कर दे रहा है। तो सेल, तो साइंस पूरे मामले को सेल और ब्रेन के लेवल तक ले आया। जब हम धर्म और अध्यात्म में बात कर रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जीव नाम की कोई चीज है। जब जीव को पूछोगे ना जीव क्या है, तो बोले मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि। अब ये है कहाँ पे ये पता नहीं चलता। वस्तु क्या है, ये रियलिटी क्या है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं बन रही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वहां भी जैसे ही कहा गया, अब देखो पेड़ पौधे 20 लाख, तो ये समझ में आ गया कि पेड़ पौधे से को जीवन नहीं चला सकता। लेकिन 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए पेड़ सेल जहां से आ गई वहां से फिर वो उनकी आत्मा शुरू हो गई, प्राण आत्मा आ गई। तो वहां भी मैं की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जहां से ये सेल मल्टीप्लिकेशन हो गया उसने भी इसको आत्मा मान लिया। फिर थलचर मान लो 30 लाख होंगे, कीड़े मकोड़े कहाँ गए? 11 लाख। अब ये कीड़े मकोड़े को मैं नहीं चला सकता है, लेकिन कीड़ा मकोड़ा है, उड़ता है, ऐसा वैसा होता है, इसलिए इसमें भी आत्मा होती है। तो हम मैं को क्लियरली नहीं पहचान पाए, तो बहुत क्लियरली कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे को इसमें शामिल करना ये बताता है कि हम मैं को नहीं पहचान, इसलिए ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया। तो 20 लाख और 11 लाख 31 लाख, 4 लाख प्रकार के मानव कैसे होते हैं अपने को समझ में नहीं आता है, फिर भी मान लेते हैं कि कोई प्रकार से होते होंगे। ठीक, जलचर 9 लाख होते होंगे मान लो। अब जल में भी चलने वाले सारे के सारे शरीरों को जीवन चलाता होगा, ये देखना अभी बाकी है। तो हो सकता है वो जिसमें से भी माइनस हो जाएगा। तो एक तो पता चला कि 84 लाख की कैलकुलेशन में मैं की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जहां से सेल आ गई है सारा कुछ 84 लाख। ध्यान में आया? मैं कह पाया? ठीक, तो ये क्लैरिटी अपनी बनेगी। तो फिर कम से कम ये भी दूसरा जो अजय भाई कह रहे हैं, फाइनली हम मानव, अब हमारी स्थिति के ऊपर वो करता है डिपेंड कि हम अगले शरीर में क्या चाहेंगे। कितने लोगों ने सुन रखा है या मानते हैं कि एक बार मानव तक पहुंचे और फिर दोबारा 84 लाख शुरू होगा क्या? ये तो आउटराइटली गलत है, और बहुत लोग ऐसा नहीं भी मानते, बहुत लोग ऐसा नहीं भी मानते। तो आपको मानव शरीर के बाद मानव शरीर ही मिलेगा, मेरी गारंटी है। नहीं मिलेगा तो आगे बात करें। आजकल क्या है, गारंटी का जमाना है, सबको गारंटी दे रहा है, सोम भाई की गारंटी।